अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। और हम सब की जानिब से सुबह खैर, इस उम्मीद, इस यकीन, इस दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, दिन का आगाज़ करें कि अल्लाह करें आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। बड़ी ज़बरदस्त बारिश, तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के दीगर इलाकों में, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल अभी तक कहा जा रहा है जो मानसून के स्पेल जितने भी आए हैं उसमें, जो ज़्यादा देर तक भी रहेगा और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ बारिश भी हो रही है। बिल्कुल जनाब। और हम देख रहे थे कि 2 दिन पहले बारिश की प्रिडिक्शन थी कि आज यानी कि आज 30 तक बारिश जारी रहेगी, लेकिन कल इतनी स्ट्रॉन्गर वे में बारिश नहीं हुई जितनी आज हुई। जब हम स्टूडियो आ रहे थे जो बारिश स्टार्ट हुई दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, और अभी भी हम स्टूडियो में तो मौजूद है, लेकिन वो जो बाहर से हवाएं और जो बारिश है ना वो हम महसूस कर सकते हैं। और जो भी बाहर से आ रहा है वो खुशगवार मूड में आ रहा है, खुशगवार मौसम के मज़े लेते हुए आ रहा है। और अब जो है आज का दिन बहुत अहम है बारिश के हवाले से, क्योंकि आज जिस तरह की बारिश का स्पेल स्टार्ट हुआ है इसके मुताबिक बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आएंगी कि क्या सिचुएशन होती है रावलपिंडी, इस्लामाबाद की और मुल्क के दीगर इलाकों की भी यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल कैसी होती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसी कोई सिचुएशन सामने नहीं आई। जिस तरह की प्रेडिक्शन थी कि सैलाब का ख़तरा है, लेकिन मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस की वजह से अभी तक ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आई। तो आज का दिन बारिश के हवाले से बहुत अहम है। और कल हमारे साथ जो मेहमान मौजूद थे उनका भी ये बताना था कि अगस्त के पहले और दूसरे हफ्ते तक जो पाकिस्तान ने इकदाम किए हैं 2022 के बाद, जो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ लेवल्स पर, ख़ासतौर पर NDM में जिस तरह से अर्ली वार्निंग और इकदाम अलर्ट जारी किए, फिर मुख्तलिफ PDMs के साथ जो मशक़ें की गई हैं, उन्होंने बताया गया, उनकी जानिब से ये चीज़ वाज़ेह हुई कि हमें सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इकदाम करने हैं और इंतजाम करने हैं। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं, और पाकिस्तान की एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है, और वो है पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग के हवाले से। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को बढ़ा दिया है, इजाफा कर दिया है, CCC से CCC प्लस कर दिया है। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मौशी मैदान में भी आगे बढ़ रहा है। मौशी मैदान में जिस तरह रिजवान ने कहा, पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, बैनुल अक़वामी एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ा दी है, CCC से बढ़ाकर CCC प्लस कर दिया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस चीज़ का खैर मकदम किया है। रेटिंग में बेहतरी, दुरुस्त इक़्तिसादी पॉलिसियों का आलमी सतह पर एतराफ़ है, ये कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। मौशी इस्लाहात पर दिन रात काम कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि समरात जो है, इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो आवाम तक पहुंच रहा है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी यही कहना था कि इसके जो समरात हैं वो आवाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। और हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है। और वज़ीर आज़म ने इससे पहले भी कहा कि हमने सियासत की कुर्बानी दी सिर्फ और सिर्फ रियासत के लिए, मुश्किल फ़ैसले किए, लोगों की जानिब से तनकीद हुई, पाकिस्तान में सख्त फ़ैसले किए गए मुआशी मैदान में बेहतरी के लिए। फिर हम देखते हैं कि उन्हीं इक़दाम के असरात ये आ रहे हैं। कल इस हवाले से हम बात करते चलें तो मुआशी मैदान में पाकिस्तान में स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान में जो पॉलिसी रेट है उसमें 1% कमी का ऐलान किया। तो ये वो फ़ायदे हैं जिसकी वजह से महंगाई में कमी आ रही है। 38% से महंगाई 12% तक आ गई है, तो यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में महंगाई में मज़ीद कमी भी होगी। तो ये तमाम तर इक़दाम हैं जो फ़ैसले किए जाते हैं, उसके समरात कुछ देर के बाद नज़र आते हैं, और वो नज़र आना शुरू हो गए हैं कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के मुआशी इस्लाहात का, पाकिस्तान के मुआशी इक़दाम का अब जो फ़ायदा है, एतराफ़ है, वो किया जा रहा है। बिल्कुल जनाब। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये सारे इदारों के मिलकर काम करने से होता है, ये आवाम की और गवर्नमेंट की पार्टनरशिप से होता है। और हम देख रहे हैं कि हमारी जो हुकूमती इदारे हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को मसाइल से निकाला जा सके, चाहे वो मौशी मसाइल हों, चाहे वो माशरती मसाइल हों। और जब हम बारिश की बात करते हैं, जिससे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, तो एक माशरती मसला बन जाता है कि क्या करना है इस बारिश की सिचुएशन में, ताकि हमारा जो है वो फूड सिक्योरिटी अफेक्ट ना हो, हमारा जो वाटर एंड सैनिटेशन है वो अफेक्ट ना हो, हमारा लाइफस्टाइल अफेक्ट ना हो, हमारा रोड्स का और कनेक्टिविटी का जो सिलसिला है वो अफेक्ट ना हो। और इस पर काम कर रहे हैं दीगर इदारे मिलकर भी। और अगर हम बात करें मौसम के हवाले से, तो वेदर अपडेट तो हमने आपके साथ शेयर की है कि आज जो बारिश का स्पेल है बड़े स्ट्रॉन्गर वे में स्टार्ट हुआ है, लेकिन ऐसे में हम देखते हैं कि ये जो जिस तरह 31 जुलाई तक ये सिलसिला जारी रहेगा, कल तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अब ऐसे में इक़दाम कौन से किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न क्या कर रहा है, इस पर बात करने के लिए हमें शाहिद अब्बास ने ज्वाइन किया है, जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न से उनका ताल्लुक है। शाहिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि 31 जुलाई तक की बहुत अहम दिन है। जिस तरह आज बारिश का आगाज़ हुआ, दिन का आगाज़ बारिश से हुआ है,
तो कौन कौन से एरियाज हैं अभी जो रिस्क पर हैं, जहाँ पे सैलाब का खतरा है, जो जहाँ पे प्रिपेयर्डनेस का काम ज़्यादा तेज़ी से जारी है? देखिए, जो 2 दिन पहले से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, एक तो ये कि बड़ा खुशगवार ये है कि बड़ा सिलसिला है और पूरे पाकिस्तान में ये फैल के ये बारिशें देगा और ये इससे ये होगा कि टेम्परेचर कम हो गए। जो पिछले 2-3 हफ्ते से हबस की और गर्मी की शिद्दत थी, जिसमें फील लाइक टेम्परेचर पंजाब में और बाकी इलाकों में 50+ था, तो वो उसमें से 8 से 10 डिग्री की कमी आ जाएगी। और दूसरा ये कि बारिशें अगले 2-3 दिन तक ये जारी रहेंगे। इस्लामाबाद और KPP में तो हुई है, अभी ये कश्मीर में, पंजाब में, बाकी इलाकों में भी अगले 2 दिन तक बड़ी अच्छी बारिशें होंगी। और उससे ये है कि जो हमारे डैम्स हैं और दरिया में, उसमें तो उनके कैचमेंट एरिया में बारिशों से बड़ा अच्छा पानी आएगा। लेकिन फिलहाल दरियाओं में किसी बड़े सैलाब का अभी खतरा नहीं है। लेकिन ये हमारे शहरी इलाके जो हैं, जैसे कल पिंडी इस्लामाबाद में हुआ, बाकी भी शहरों में, नशेबी इलाकों में पानी भर सकता है, क्योंकि उनकी ड्रेनेज कैपेसिटी जो है वो इतनी शिद्दत की बारिश को ड्रेन आउट करने की नहीं होती। 25-30 मिलीमीटर तो बारिश अगर 1 घंटे में होती है तो इजीली ड्रेन आउट हो जाती है। अगर उसकी इंटेंसिटी इससे ज़्यादा होती तो वह पानी को निकलने के लिए कुछ देर लगती है। दूसरे जो है एरिया, उसमें से जैसे चिनाब है, हमारे रावी हैं, इसके नदी नाले जो हैं उनकी कैपेसिटी बड़ी कम होती है। वो जब तेज़ बारिश होती है तो उनमें से भी जो है सैलाबी सूरत हाल बनेगी। और तीसरा जो एरिया है वो है हमारे हिल टॉरेंट, जो हमारे DG खां और राजनपुर के, क्योंकि ये वो है जहाँ से बहुत बड़े पानी को संभाला नहीं जा सकता। छोटे नदी नाले होते हैं और जल्दी से वो उनके किनारों से बाहर पानी आ जाता है। तो जहाँ दरियाओं का सिलसिला है उसमें से हमारे डैम्स में भी अभी कैपेसिटी नॉर्मल से पानी कम है। और इंडिया के जो डैम है हमारे ईस्टर्न रिवर पे, रावी पे, सतलुज वगैरह पे, तो वो भी अभी खाली है। तो उनमें भी अभी बहुत बड़ी जो है गुंजाइश मौजूद है। तो अभी इस सिलसिले में कोई बड़े दरियाई जो सैलाब का तो अभी खतरा नहीं है। लेकिन इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि ये हमारे चावल की फसल के लिए और हमारी जो बिजली की लोड शेडिंग थी उसमें से जब ये टेम्परेचर और ये शिद्दत कम होगी तो एक तो ज़राअत के लिए बड़ा फ़ायदा है चावल की फसल की, और बाकी बिजली की जब कंजप्शन कम होगी तो जिन इलाकों में 12-14 घंटे लोड शेडिंग होती है तो वहाँ ये है और ये बिजली उधर इस्तेमाल करके उनकी लोड शेडिंग में भी कमी आएगी। शाहिद अब्बास साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि शहरी इलाकों में कितने मिलीमीटर बारिश हो तो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है, और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जो इकदाम हैं उसके लिए इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है? देखिए, जितने भी हमारे वासा हैं या दूसरे सॉलिड वेस्ट के, उन्होंने ये एक्सरसाइज बकायदा किए और काम भी किए। जितने ड्रेनेज है, शहरों के अंदर नाले हैं और ड्रेनेज की सफाई तो उन्होंने की है। लेकिन उसमें से जो पानी को ड्रेन आउट होता है उसके लिए 2-3 फैक्टर होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर बारिश जो है उसकी शिद्दत ज़्यादा है, और दूसरा ये होता है जैसे लाहौर बड़ा शहर है तो बाज़ दफ़ा बारिश लाहौर के कुछ इलाकों में होती है, कुछ में नहीं होती। अगर बड़ा सिलसिला जिस तरह ये चल रहा है तो एक ही वक्त में पूरे लाहौर में जब बारिश शुरू होती है तो फिर वो पानी अकोमोलेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा फैक्टर ये होता है कि इसका टाइमिंग, अगर लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग बारिश होती है तो उस वक्त घरों में पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अगर अगर सुबह 6-7 बजे के बाद बारिश होती है 12 बजे तक, तो वो जो हमारा घरों में पानी इस्तेमाल हो रहा था उसकी वजह से इनका ड्रेनेज सिस्टम पहले फुल चल रहा होता है। अगर उसमें बारिश होती तो उसको में पानी को निकलने में देर लगती है। तो ये भी है। बाकी इन्होंने जितने भी PDM में है और ये वासास है और जितने डिप्टी कमीशन लेवल पे, सब ने बड़ी पिछले 2-3 महीने से एफर्ट भी की है अपने लेवल पे अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए और उसकी सफाई के लिए बड़े काम हुए। ये हम सब इनकी चीज़ों और इनकी जो एक्सरसाइज थी और इनकी जितने भी काम थे उनको हम बिल्कुल आगाह हैं। लेकिन जितना वो सिस्टम है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा तो नहीं ड्रेन आउट कर सकते। तो ये 25-30 मिलीमीटर घंटे की जो है वो इतनी तो हो जाएगी। अगर उससे ज़्यादा शिद्दत से बारिश होती तो फिर उस पानी को निकलने के लिए कुछ टाइम लगेगा। और ख़ास तौर पे अगर जो नशेबी इलाके, वहाँ पानी कुछ ज़्यादा जमा हो जाता है। सही सही। शायद साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने कहा कि एक स्पेसिफिक लेवल से बारिश ज़्यादा होगी तो फिर फ्लड का ख़तरा। वैसे में जो है पाकिस्तान में अवेयरनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हुआ कि बारिश का पानी हम देखते हैं कि गटर नालों में चला जाता है, ज़ाया हो जाता है। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें तो इससे सैलाब की जो सिचुएशन है, जो हमारे गली मोहल्लों में पानी खड़ा होता है, वो भी नहीं होगा और ज़ेर ज़मीन
पानी भी चला जाएगा। ये तो हम इंडिविजुअल लेवल के हवाले से बात करते हैं, क्या हुकूमती इदारे भी इस हवाले से कोई काम कर रहे हैं? कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि एक सेंट्रल पॉइंट हो जी जहाँ पे पानी जो है वो ज़ेर ज़मीन जाए, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही हो ताकि वहाँ पे पानी ना खड़ा हो? जी, इस हवाले से मैं आपको ये बताऊंगा कि लाहौर में जो वासा है उसने बड़ा अच्छा काम किया। उसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बाकायदा जो है वो पॉइंट बनाए हैं, जिसमें से बड़े बड़े वो हैं, जिसमें से बाग जनाब है, लारस रोड पे, और 6-7 पॉइंट इन्होंने बनाए हैं जिसमें से रेन वाटर जो है वो उसमें से स्टोर कर लेते हैं, और बाग जनाब में तो उसी को फिर प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी जगहों पे भी इन्हें किए, और मजीद ये इस पे काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल जो इनके खास पॉइंट थे जहाँ चोकिंग होती थी, पानी ज़्यादा जमा हो जाता था, तो उसमें से इन्हें अच्छी खासी तादाद में तो वो बनाए, और आगे भी इनका कंटिन्यूली उस पर काम कर रहे थे। तो लाहौर में तो ये काम पिछले 4-5 साल से शुरू हुआ है, और बाकायदा ये चंद एक जो है ये इन्होंने स्टोरेज जो है वो बना ली है अंडरग्राउंड। बिल्कुल सही। तो शायद अब्बास साहब, बात कर रहे थे हम बिल्कुल मानसून के आगाज़ में, प्री मानसून बारिशें जब हुई तो ये बताया जा रहा था कि इस दफ़ा 30 से 50 या 60% ज़्यादा बारिशें होंगी, मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी, लेकिन अब तक जो बारिशें हुई हैं वो मामूल से भी कम बारिशें हुई हैं। अब सैलाब के हवाले से भी जो फोरकास्ट किया गया था या ख़तरनाक सूरत हाल थी, जो पहले से हिट इलाके थे 2022 के, वहाँ पर उनको ज़रा ख़तरनाक, ज़रा इंडेंजर्ड करार दिया गया था। तो क्या फोरकास्ट है आपके पास कि ये जो अभी स्पेल शुरू हुआ है ये कब तक चलेगा और इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, और क्या ये लास्ट स्पेल होगा मानसून का, या इसके बाद अगस्त में भी हम स्पेल्स देखते रहेंगे? जी, उसमें ये था कि इस साल जो हमने जैसे कहा था कि बारिशें जो है उसका सीजन शुरू होते ही मानसून का जुलाई के शुरू में बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी। बारिशें तो उसकी स्टार्ट होगी, उसमें से बड़ी बारिशें नहीं हो सकी, क्योंकि हमारे जो मेन सोर्स हैं मानसून के, जिसमें से बड़ी बारिशें होती है वो होती है बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में कोई सिलसिला बनता है, वो पाकिस्तान की तरफ आता है तो बड़ी बारिशें देता है। तो अभी तक जो था कोई सिलसिला इन दोनों समुद्रों में नहीं बना था, मगर भी हवाओं के तहत बारिशें होती रही, जिसमें से बहुत बड़ी मकदार नहीं होती है। अब ये है कि ये जो सिलसिला है इसमें से एक सिलसिला बे ऑफ बंगाल में बन के अब इंडिया पे आया, जो जिसकी तहत ये पाकिस्तान में बारिशें हो रही है, और साथ मगरबी हवाओं का सिलसिला भी शामिल हुआ है। तो अब ये इसमें से बड़ी बारिशें होंगी, और ये सिलसिला तकरीबन 3-4 तारीख तक चलेगा, और इसके एंड तक जो बारिशें सीजन की और उसमें कमी है वो तो पूरी हो जाएगी, और पंजाब में तो काफ़ी अजाफी हो जाएंगी। अभी ये सिलसिला जो है मिड सितंबर तक, वैसे तो मानसून सीजन जो है 30 सितंबर तक है, 3 महीने का होता है जुलाई से लेकर, लेकिन मोस्ट एक्टिव मिड सितंबर तक होता है। तो अभी उसमें से कोई बोलते हैं 45 दिन बाकी है, और अगस्त में अच्छी बारिशें होंगी, और उससे ये हो कि ये कमी पूरी हो जाएगी, बल्कि जो हमने कहा है कि नॉर्मल से ज़्यादा होगी तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, यानी कि अगस्त में अच्छी बारिशों का इम्कान है और नॉर्मल से ज़्यादा का इम्कान है, यानी कि अगस्त भी जो है वो खुश्क नहीं जाएगा, गर्म और खुश्क मौसम नहीं जाएगा, बल्कि अगस्त में प्रॉपरली वो जो बारिशों का सिलसिला है वो कंटिन्यू करेगा। क्योंकि हम देखते रहे कि पहले भी प्रेडिक्शन थी कि 30% अबव बारिशें होंगी, लेकिन हमने मानसून में उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। सो वेल, अगर अगस्त के हवाले से बात करें और हम देखते हैं कि अगस्त का मौसम भी ऐसा होता है, बारिशों के साथ साथ देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लैंड स्लाइडिंग, और लैंड स्लाइडिंग का इशू हम देखते हैं कि वो भी फ्लड्स के साथ साथ बढ़ रहा होता है। तो अगस्त में यानी कि इस चीज़ के भी चांसेस हैं कि इस पर भी विजिलेंट रहना है वाइल ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ या किसी भी ऐसे पहाड़ी इलाके की तरफ सफ़र करते हुए, राइट? जी जी, बिल्कुल। उसमें ये होता है अगस्त में जो है उसमें सैलाबी सूरत थोड़ा उतनी ही बारिश से ज़्यादा पानी दरियाओं में आता है, क्योंकि जितना एरिया होता है ज़मीन लैंड वो वेट हो जाती है, बल्कि सेचुरेट हो जाती है। और हमारी जब गंदम की फसल कटती तो खेत पड़े होते, अब चावल लगने से और बहुत सारी फसलें लगने से वो ज़मीन भी उसमें पानी लग के सेचुरेट हो जाती है। और उससे ये होता है कि अगर अगस्त में दूसरा ये फैक्टर ये होता है कि हमारे डैम जो है वो 80% तक भर जाते हैं। जब डैम भर जाते हैं तो फिर उसमें गुंजाइश कम रहती है। जब गुंजाइश कम होती है तो इंडियन या पाकिस्तानी डैम, तो फिर जब बड़ा स्पेल आता है तो उनको पानी दरियाओं में छोड़ना पड़ता है। तो उसमें से जो मिड अगस्त और उसके बाद जो है उसमें से उतनी ही बारिश से सैलाब का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे स्टोरेज फिल होते हैं और लैंड जो होती है वो भी सेचुरेट होती है। और दूसरा ये कि लैंड स्लाइडिंग का खतरा तो जो जब तेज़ बारिश होती है तो बिल्कुल होता है, और आने वाले दिनों में जब ज़्यादा बारिशें होंगी तो ये इशू तो हमारे पहाड़ी इलाकों में, एक लैंड स्लाइडिंग का और दूसरा फ्लैश फ्लडिंग का, ये तो क्योंकि वहाँ स्लोप ज़्यादा होती है, बड़ी तेज़ी से पानी का रेला बनता है, तो ये इशू जो है ये तो बारिश के साथ रहते हैं।
अब जो मानसून का पीक सीज़न है, जिसमें से वो सावन की बहारों की बात होती है, साथ आमों की बात होती है, ये वो पीक सीज़न है जिसमें से मानसून का जो है भरपूर सीज़न चल रहा है अब अगला 1 महीना, तो उसमें से तो बारिशों की अभी बड़ी तवक्को है। जी बहुत शुक्रिया शाहिर अब्बास साहब। आप बात कर रहे थे पाकिस्तान में मौसम के हवाले से, ख़ास तौर पर फ्लड को फोरकास्टिंग के हवाले से कि बारिश के बाद यहाँ पर दरियाओं की बात करें या शहरों की बात करें, सैलाबी सूरत हाल कैसे डेवलप होती है, कितनी बारिश होती है और उसमें हमारे फैक्टर्स जो इंसानी फैक्टर है वो कितना, ह्यूमन फैक्टर है वो कितना है, उसमें शामिल हो जाता है। कितनी ज़बरदस्त बात है बानूर के सुबह के वक्त, दिन के वक्त जब घरों में काम हो रहा होता है, बर्तन धो रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो वो पानी ड्रेनेज में जाता है। उस टाइम बारिश हो तो ड्रेनेज में डबल डोज आ जाती है, तो उसके लिए पानी को निकलने में, पानी की निकासी में ज़रा वक्त लग जाता है। लेकिन जब बारिश रात के वक्त हो, लेट नाइट हो या शाम के बाद हो, तो फिर उस वक्त सूरत हाल ज़रा डिफरेंट होती है। लेकिन इसमें है यही करना, हमें सिर्फ ये है कि एहतियात करनी है, सड़कों पर जाएं, गली मोहल्लों में निकलें, किसी ऐसी जगह जहाँ पानी खड़ा हो तो बिला वजह उसको क्रॉस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है कोई मेन होल हो जिसका ढक्कन ना हो, ऐसी सूरत में कोई गड़ा हो। मैं समझी रिजवान आप कहेंगे कि बर्तन जो है आपने रात को धोने हैं। सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे बाहर निकल जाते हैं और हम नहीं देखते कि मेन होल्स के जो है ढक्कन नहीं है, इस पर बहुत एहतियात करनी है आपने। हमारे लिए एक फ़न होता है लेकिन ये ज़िंदगी मौत का जो है खेल है, इस पर बहुत एहतियात करनी है। खंभों के पास नहीं जाना, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। बारिश में जितना हो सकता है अपना ख्याल रखना है और अपने से इर्द गिर्द जो हम देखते हैं कि छोटे बच्चे हैं जो कि बात नहीं मानते, उनका ख्याल रखना है। छोटे नहीं होते? हाँ ये भी है, बड़े बच्चे भी तो होते हैं ना हमारी तरह। चलिए जी, अब आपको खबर देते हैं बड़े बच्चों की। अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को यकतरफा मुकाबले के बाद हरा दिया है। 15वीं एशियन मेंस अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जारी है बहरीन में और इस चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान ने पहला सेट 25-20, दूसरा सेट 29-27 से जीतकर 2-0 की बढ़तरी हासिल की, जबकि पाकिस्तान ने तीसरे सेट में 25-15 से फतह हासिल करके मुकाबला अपने नाम कर लिया। सही हो गया रिजवान। अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से तो आज बड़े ज़बरदस्त दिन भी है और हम शेयर करेंगे उन दिनों के हवाले से भी, क्योंकि आलमी सतह पर मनाए जा रहे हैं। एक दिन का तो मुझे पता है, आज एक दिन का पता है, वो कौन सा दिन है? आज है दोस्ती का आलमी दिन। दोस्ती का आलमी दिन। और कहते हैं कि दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, और दोस्ती जो है वो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते बनाए, लेकिन दोस्ती ऐसा नाता है जो कि रिश्ता नहीं है लेकिन एहसास है, एक दिल का रिश्ता है। और वो हम देखते हैं कि हम तमाम लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं हमारी जो हमें बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, जो हमें अच्छा इंसान बनने में मदद देते हैं। ऐसे लोगों की हिफाजत करना और ऐसे लोगों को अपने साथ सारी ज़िंदगी रखना, ये थोड़ा सा हमारी एफर्ट होती है, थोड़ा सा हमारा कमाल होता है और इस पर हमें काम करना चाहिए। दोस्त हम गवा देते हैं, ये नहीं करना है कि दोस्त गवाएं, हमने ये करना है कि दोस्ती ऐसी हो कि लाइफ लॉन्ग चले। अब आज दोस्ती का आलमी दिन है और जो है इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। जिंदगी की डोर बहुत से रिश्तों से बंधी होती है, उनमें से दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो मजबूत करने और बिरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुल का किरदार अदा करे। अच्छा, दोस्ती के बारे में सिर्फ एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि बाकी हमें बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो कहा जाता है कि हमें लॉटरी के ज़रिए मिल जाते हैं या बिन मांगे मिल जाते हैं, हमारे जितने भी रिश्ते होते हैं। लेकिन दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो हम खुद चूज़ करते हैं, हम खुद सेलेक्ट करते हैं, हमें वाइब्स आती हैं, हमें फील होता है कि किस शख्स के साथ हमारी केमिस्ट्री मिली है, कौन हमें समझ रहा है, और समझते समझते भी वक्त गुजरता है। और यही वो दोस्ती है जो हम खुद चूज करके करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। और कहते हैं कि अपने 5 करीबी दोस्तों को देखें और देख लें कि जैसे उनकी नेचर है ऐसी 5 साल बाद आपकी भी नेचर होगी। तो जिन लोगों से आप दोस्ती करते हैं वो आपकी पर्सनालिटी का जो है वो डिपिक्ट कर रहे होते हैं, उसका आईना होते हैं, आपकी पर्सनालिटी की अक्कासी कर रहे होते हैं। तो ऑलवेज चूज़ योर फ्रेंड्स जो है ना, बड़ी पर्टिकुलरली अबाउट योर पर्सनालिटी एज वेल, क्योंकि अपनी पर्सनालिटी के समटाइम्स जब हम ऑपोजिट लोगों से दोस्ती करते हैं और फिर क्या होता है एट द एंड हम कहते हैं ओह गलत हो गई है, वो फॉर द टाइम बीइंग दोस्ती हो रही होती है। वेल, प्रोग्राम का हम सिलसिला आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, सियासत और खिदमत, कौमी वहदत बेमिसाल,
प्यार दर्दमंदी दरगुजर है मजहबी हम आहंगी बाकमाल। मुख्तलिफ सिकाफतों का हसी इम्तजाज। ये है मेरा आप सबका हम सबका पाकिस्तान। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और अब हम जिस चीज़ के हवाले से बात करने जा रहे हैं, रिजवान ने कहना है कि मानूर का दिमाग जो है ना हमेशा उसी तरफ रहता है। तो अब जो है मैं नहीं बता रही, रिजवान बताएंगे हम किस तरफ जा रहे हैं। खानों का मुकाबला हुआ है मलेशिया में और उसमें जो शेफ का मुकाबला था, बैटल ऑफ शेफ 2024, और उसमें पाकिस्तान के शेफ्स ने बड़ा ज़बरदस्त कारनामा से अंजाम दिया। पहले गोल्ड मेडल हासिल किया, फिर उसी मुकाबले में पाकिस्तान के एक और शेफ़ है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और उनका नाम है फातिमा सिस्तान। और ये कारनामा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का जो अब कॉन्टिनेंटल बात कर लें, आप डिज़र्ट की बात कर लें, या फिर और कौन कौन सी इकसाम होती हैं खाने की, उनमें चाइनीज़ बात करें, इटालियन बात करें, और पाकिस्तानी जो देसी खाने हैं, क्योंकि हमारे साथ पहले भी जो एक खातून थी उन्होंने कहा कि मैंने ज़रा देसी टच दिया था, तो देसी टच के हवाले से भी बात करेंगे। फातिमा ने हमें ज्वाइन किया है, फातिमा से जानते हैं कि क्या ज़बरदस्त ऐसा उन्होंने बनाया कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर लिया। फातिमा, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आपको हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं जिस तरह आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया बैटल ऑफ शेफ़ में। मुझे ये बताइएगा कि बैटल ऑफ शेफ़ का सिलसिला कब स्टार्ट हुआ, कब अप्लाई किया, कौन कौन से फेजेस थे, कौन कौन से स्टेप्स थे जिनको आपने क्रॉस किया और फिर आप यहाँ तक पहुँची? जी आवाज़ नहीं आ रही। फातिमा सिस्तान से बात करेंगे और अपने नाज़रीन को बताते चलें कि फातिमा सिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है बैटल ऑफ शेफ्स 2024। ये इंटरनेशनल मुकाबले थे जिसमें दुनिया भर से शेफ्स ने इसमें शिरकत की और मुख्तलिफ डिशेस तैयार की। फिर सिर्फ डिश तैयार करना शेफ़ का काम नहीं होता, उसको ऑर्गेनाइज़ करना, उसको उस वक्त में तैयार करना, टाइम मैनेजमेंट, इंग्रेडिएंट्स, क्वांटिटी, क्वालिटी, और फिर उसके साथ साथ जो प्रेजेंटेशन होती है, ये तमाम तर चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। फिर शेफ़ का अपना जो एक इमेज होता है, एक इम्पैक्ट होता है, वो भी नज़र आता है कि ये उसके हाथ की सफाई। अक्सर लोग कहते हैं ना कि आपके हाथ की चाय पीनी है, आपके हाथ का खाना खाना है, तो ऐसा नहीं होता कि उसमें वो हाथ रख के खाना बना रहे होते हैं, बल्कि उनका वो जो एक जायका होता है, एक खासियत होती है। किसी का मसाला तेज़ होता है, किसी का कम होता है, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो जाहिर करती हैं। हम मानूर चाय बनाएंगी तो सब पहचान लेंगे घर वाले कि मानूर ने चाय बनाई है, अगर कोई और बनाएगा तो वो भी पहचान अच्छा, इस बार मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना है कि जब हम कुछ मैरिनेट कर रहे होते हैं, पका रहे होते हैं, ग्लव्स पहन लेते हैं या स्पैचुला से कर रहे होते हैं, तो कहते हैं जब तक हाथ ना लगाओ खाने में जायका नहीं जाता। ऐसा होता है कि जब तक हम हाथ से पकौड़ों का मिक्सचर नहीं घोलते, हाथ से कीमे में मसाला नहीं डालते, तो तब तक जो है ना वो सही जायका नहीं आता हाथ का। जब तक फातिमा से हमारा बातचीत शुरू होती है तो अपने नाज़रीन को हम थोड़ा सा ओलंपिक्स के हवाले से बताते चलें कि ओलंपिक्स में भी इस वक्त जो दौड़ है वो शुरू हो चुकी है मेडल्स की। कभी हम देखते हैं कि चीन आगे निकल जाता है, कभी हम देखते हैं कि जापान आगे निकल जाता है। बिल्कुल पहले दिन सबसे आगे बिल्कुल मुख्तलिफ टीम थी जिसके बारे में बहुत कहना मुश्किल था कि अमेरिका तलाई तमगों में सबसे आगे था, 4 तलाई तमगे पहले दिन हासिल करिए, लेकिन उसके बाद से उनके तलाई तमगों को ब्रेक लग गई है। दूसरी जानिब फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया ने 5-5 तलाई तमगे हासिल कर लिए हैं, जबकि जापान के पास 6 तलाई तमगे हैं। बिल्कुल जनाब, और हम देख रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स का मैदान है और ख़ास तौर पे जो पेरिस ओलंपिक्स है, ये बड़ा जो है ज़ेरे बहस है आजकल। और रिजवान, यहाँ पे जहाँ पे हम पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तानी एथलीट्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी मुझे सोशल मीडिया पर लगी, और सोशल मीडिया पर कम ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जब आप सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं तो आपको बड़ी खुशी हो रही होती है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं अब समझ रहे हैं, चीज़ों की सेंसिटिविटी तक पहुँच चुके हैं कि हमारे जो एथलीट्स वहाँ तक पहुँचे हैं, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना है। वट एवर देयर पोजिशन इज़, वट एवर दे आर डूइंग, हमने उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा बैगेज है। उन्होंने बहुत ज़्यादा, ये जो बातें होती हैं हमारी, ये जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, जो हमारी मीम्स होती हैं, ये उन तक जा रही होती हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, उनको अफेक्ट कर रही होती हैं। तो इस चीज़ पे आपने बड़ा एहतियात करनी है और जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना है। हमें इस चीज़ पे फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे एथलीट्स जो हैं वो जा रहे हैं। हमें थोड़ा सा ये चीज़ भी एहसास करनी चाहिए ना कि उन्होंने एफर्ट किया है तो यहाँ तक पहुँचे हैं, और फिर उसके बाद अब अगर पाकिस्तान में उन्होंने कोई रिकॉर्ड बनाया है
कामयाब हुए हैं, पहली पोजीशन हासिल किया है, क्वालिफाई किया है। पेरिस ओलंपिक्स में आप क्वालिफाई करने के बाद ही वहाँ पर पहुँच सकते हैं, उसके बगैर आप नहीं पहुँच सकते। तो जो हमारे एथलीट्स गए हैं वो क्वालिफाई करके गए हैं। अब उसके बाद अब देख लीजिए कि हम जो लोग तनकीद करते हैं, हम में से कितने लोगों ने एफर्ट किया कि हम भी कोशिश करें और हमारे आसपास के इर्द गिर्द के टैलेंटेड लोग जो हैं वो आगे बढ़ें, कितने का एफर्ट करते हैं। तो ये भी हमारी जिम्मेदारी। वो कहते हैं ना, रिजवान के गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो हमने अप्रिशिएट करना है क्योंकि वो लोग परफॉर्मर्स हैं, वो लोग ऑडियंस नहीं है। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। फातिमा सीस्तान से बात करते हैं, कराची स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा, महानूर ने आपसे पूछा था कि कब से आपने शेफ़ का ये बाकायदा आगाज़ किया और फिर कितने मराहिल थे, कहाँ कहाँ अप्लाई किया इस मुकाबले तक पहुँचने के लिए? शायद हमें सुन नहीं पा रही, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से। फातिमा, आप हमें सुन सकती हैं? क्योंकि हम आपको सुन रहे हैं कि आपने ऐसा क्या बनाया था जो आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आखिरी जो रेसिपी थी आपकी, जो फाइनल रेसिपी थी, वो तो हम भी आज जो है वो सीख के जाएंगे। वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही मुझे। जी, हम फातिमा सीस्तान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और फातिमा ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। चलिए आज के दिन की बात करते हैं। आज 30 जुलाई और 30 जुलाई को जब हमने दोस्ती की बात की है तो दोस्ती के बारे में बड़ा मशहूर ज़माना शेर है कि तुम तखल्लुफ़ को भी समझ इखलास समझ लेते हो फराज। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। हाँ, तो हर दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। बहुत सारे लोग आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं, बहुत सारे लोग आपको दोस्ती के उस झांसे में ले आते हैं, एतमाद बनाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो अपने मकासद के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक फैक्टर है, एक एलिमेंट है, एक दुनिया का क्राइम है, बहुत बड़ा जुर्म है इंसानी स्मगलिंग। तो लोग पहले एतमाद बनाते हैं, कहीं आकर बिजनेस शुरू करेंगे, लोगों का एतमाद हासिल करेंगे, फिर उनको ख्वाब दिखाएंगे कि ज़िंदगी ऐसे तब्दील हो जाएगी, लेकिन वो उनको गैर कानूनी तौर पर दूसरे ममालिक में भेजते हैं, वहाँ पर उनको बेचते हैं और उनसे गुलामों जैसा सलूक किया जाता है। बिल्कुल जनाब, जॉब का झांसा दिया जाता है, शादी का झांसा दिया जाता है, पढ़ाई का झांसा दिया जाता है, लीगल वे में आपको बाहर जाने से रोका जाता है, ट्रैफिकिंग की जाती है, स्मगलिंग की जाती है और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि फोर्स्ड लेबर में फिर इस्तेमाल किया जाता है। फोर्स्ड लेबर के साथ साथ ऑर्गन ट्रैफिकिंग का भी बहुत ज़्यादा रुझान है पूरी दुनिया में। हमें लगता है कि शायद हम पढ़े लिखे हैं और सोशल मीडिया पे एक ऐड देख लिया और हमें पता है कि यही वे आउट है। हम ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे नहीं जाते, हम ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं देखते, अप्लाई कर देते हैं और फिर किस तरह ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं तब हमें अंदाज़ा होता है जब हम शिकार हो चुके होते हैं। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान काम कर रही है, पूरी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ है जिस पे ज़बरदस्ती नहीं की जाती लेकिन झांसा दिया जाता है। हमारी अपनी चॉइस होती है, हमारी अपनी डिस्क्रिप्शन होती है, हमारी अपनी डिसीजन होती है, लेकिन पीछे जो हमें हनी ट्रैप किया जाता है उसकी वजह से हम इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। मॉडर्न एज में तो हम देखते हैं जो मसाइल हैं वो भी डिफरेंट हो गए हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी कि हमने तो जो वेबसाइट थी सोशल मीडिया पर उनका ऐड देखा, उनके जो वीडियो देखा या उनके हवाले से कमेंट्स पढ़े, लोगों के इनके बारे में राय हमने पढ़ी, रिव्यूज़ देखे, वो इतने ज़बरदस्त थे, लेकिन इसके बावजूद धोखा हो गया। क्यों? क्योंकि जो लोग उनके रिव्यूज़ दे रहे हैं वो बॉट्स के ज़रिए भी किया जा रहा है, वो पेड रिव्यूज़ भी लिए जा रहे हैं, उनको पैसे देकर उनसे अपने हक में ऐसे रिव्यूज़ लिए जाते हैं जो लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किए होते। तो वो उन रिव्यूज़ के चक्कर में आकर लोग खुदा न खास्ता ऐसे ट्रैप में आ जाते हैं कि वो ना तो किसी दूसरी जगह पहुंचने के काबिल रहते हैं, ना वापस आने के काबिल रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारा कर्जा लेकर जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसी तरीके इख्तियार करते हैं कि उन्हें वापसी में डर होता है कि उन्हें कानूनी मसाइल का भी सामना करना पड़ेगा। बहरहाल जी, अब चलिए इस हवाले से भी हम बात करेंगे, अवेयरनेस के हवाले से बात करेंगे। हम बात कर रहे थे बैटल ऑफ शेफ के हवाले से और फातिमा अब शायद हमें सुन सकती हैं। फातिमा के साथ जो हमारे टेक्निकल इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, क्या आप हमें सुन सकती हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा, वेलकम टू द शो, कांग्रेचुलेशंस, वी आर सो हैप्पी दैट यू हैव जॉइंड अस टुडे। कुछ अपने इस एक्सपीरियंस के हवाले से बताइएगा, बैटल ऑफ शेफ में क्या बनाया था आपने? मैंने बैटल ऑफ द शेफ में फ्री स्टाइल रोस्टेड चिकन बनाई थी और माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और वहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज विन किया
मेरे साथ 3 और स्टूडेंट थे जिन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज विन किया। मैंने जो रोस्टेड चिकन बनाई थी वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग राउंड था, क्योंकि दूसरे सारे एक्सपीरियंस करती रही हूँ जिसमें सी फूड चिकन दूसरे सारे राउंड्स किए हुए हैं और उसमें भी मैंने मेडल्स लिए हुए हैं। ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। दूसरी बात ये, आप दूसरे डिफरेंट कंट्री में जा रहे हो तो आपको एक पता चलता है कि अकेले जाना और अकेले सर्वाइव करना कितना टफ होता है। हमेशा फैमिली के साथ जाते हैं और फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, उसकी बात अलग होती है। और हम लोगों ने बहुत पॉजिटिव लेके किया और यहाँ ट्रेनिंग हम लोगों ने अच्छी एक उससे ली थी ट्रेनिंग। हमारे इंस्टीट्यूट पिथम ने बहुत अच्छा हमें गाइड किया और अच्छी ट्रेनिंग हम लोग को करवाई और बहुत पॉजिटिव रहा हमारा ये एक्सपीरियंस। फातिमा, आपको शेफ़ बनने का ख्याल, या ये तो शौक़ का काम है, बचपन से शौक़ था, बाकायदा आगाज़ कब किया इसका? फिर आपने अपने इंस्टीट्यूट का जिक्र तो किया, लेकिन उससे पहले भी कभी ट्राई किया आपने? कभी सोचा था कि शेफ़ बनेंगी और पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आएंगी? जी मेरा शौक़ पहले से ही था। 12 इयर्स बैक मैं बेकिंग में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं होम बेसिस पे बेकिंग का काम कर रही थी। उसके बाद थोड़ा गैप मैंने दिया। उसके बाद मुझे था कि मुझे ये कोर्स करना है किसी भी सूरत में। मैंने ये कोर्स किया बहुत पॉजिटिव लेके, लेकिन उस वक्त ये नहीं पता था कि ये कॉम्पिटिशन्स के चैलेंजेस भी होंगे। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट पिथम ने बहुत हमें सपोर्ट किया और कंपटीशन के लिए हम लोग को बहुत अच्छी ट्रेनिंग के साथ तैयार किया और पता चला कि एक नॉर्मल काम करना और एज एन आप पार्टिसिपेट करते हो किसी भी उसमें, तो उसमें क्या फ़र्क होता है। जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो तो आपको पता चलता है कितने चैलेंजेस होते हैं और किस तरह आप उस चैलेंजेस को फेस करते हो। हर एक ट्रेनिंग में आपको एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस होता है और पता चलता है कि किस तरह का काम करना है हमें। तो फातिमा, ये बताइएगा कि इंस्पिरेशन किससे ली? घर में बनाती थी शुरू से, या क्योंकि शेफ़ का काम सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, इनोवेशन भी होती है, तो घर में नई नई चीज़ें इनोवेट करती थी और फिर आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया, या अचानक से बस आपको लगा कि अब लेना है और उसके बाद यू केम हियर? नहीं, बेकिंग का तो मुझे शौक़ था और मैंने बेकिंग का काम स्टार्ट किया था एज एन पर्पस, शौक़ के तौर पे। फिर उसका ऐसा हुआ कि लगा सब लोगों को कि नहीं, इसको तुम एज एन बिज़नेस स्टार्ट करो, तो फिर मैंने वो भी स्टार्ट किया। उसके भी मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आया, लेकिन फिर गैप मुझे देना ज़रूरी था फैमिली के लिए। फिर मैंने गैप दिया। फिर यहाँ जब मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो उस वक्त मेरा था पैशन कि मैं आगे इस फील्ड में आगे कुछ करूँ ना, तो इस पैशन की वजह से ही मैंने ये यहाँ पे ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक रहा हर जगह से और बहुत अच्छा रिस्पांस आया। बिल्कुल सही। तो अब आगे क्या प्लान्स हैं फातिमा के? कंपटीशन में शिरकत करनी है या फिर अब फातिमा अली अपना जो फातिमा सीस्तान है वो अपना बाकायदा शेफ़ की ट्रेनिंग, जो खुद ट्रेनिंग ली है वो उनको भी ट्रेन करेंगे और उनको बताएंगे पाकिस्तानी खाने दुनिया भर में हमने कैसे मुतारिफ करवाने हैं? क्या प्लान है फ्यूचर के? नहीं, ये कॉम्पिटिशन्स में तो पार्टिसिपेट करना ही है, साथ में इस अपने कैरियर को करना है, इसमें शेफ़ की उसमें आगे लेके जाना है और इंशाल्लाह हुआ तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। दैट्स रियली अमेजिंग कि फातिमा की जो है ना कुछ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट भी है, एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। फातिमा, एट द एंड कोई पैगाम देना चाहेंगी उन ख़वातीन को, उन मर्द हजरात को जो कि आपको देख रहे हैं, आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं? सॉरी, वापस से आवाज़ कट रही है। जी फातिमा सीस्तान, बहुत शुक्रिया, आप बात कर रही थी और आपने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है बैटल ऑफ शेफ 2024 में पाकिस्तान के लिए। एक और कामयाबी थी। जब हमने पहले बात की थी तो इस तरह के मुकाबले बड़े ज़बरदस्त होते हैं जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होती है, और ख़ासतौर पर जब शेफ़ में हम नॉर्मली बात करें तो मेल शेफ़्स हमें दुनिया भर में नज़र आते हैं, बहुत मशहूर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की वो ख़वातीन शेफ़ हैं जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। और पाकिस्तान के हवाले से जो एक सॉफ्ट इमेज है हमारा कि यहाँ पर ख़वातीन के लिए भी उतने ही मौक़े, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके कामयाब होने के चांसेस उतने ही ब्राइट हैं जितने किसी भी मेल के लिए कामयाब होने के चांसेस हैं।
तो उनको सिर्फ सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बहुत मुबारक हो फातिमा आपको एक दफ़ा फिर। और हम देखते हैं कि वैसे भी जो ख़वातीन है वो कुछ ना कुछ इनोवेशन कर ही रही होती हैं, कोई ना कोई नई चीज़ बना रही होती हैं। कल की हांडी बच्ची है तो उसको भी मिक्स करके जो है ना कोई नई अच्छा, चीज़ ये भी बना अच्छा रही है होती कि है। आप ना कोई सा भी इटालियन, कोई फ्रेंच, कोई जर्मन नाम जो है वो वर्ड्स जो मिला के ना उस डिश के हवाले से वो रख दें और बताएं कि ये तो मैंने ये बनाया है, अब खा के बताएं। क्योंकि टेस्ट डेवलप नहीं हुआ इसलिए अजीब लग रहा है, लेकिन है मजे का। बिल्कुल जनाब, कल की अगर चिकन हांडी पड़ी है तो उसी का चिकन श्रेड करके पिज़्ज़े में डाल दें, उसी का चिकन श्रेड करके मैक्रोनीज में डाल दें, और जो है ना हम सभी कहीं ना कहीं ख़वातीन कुछ ना कुछ इनोवेशन कर ही रही होती हैं। और ये बहुत अच्छा है कि अब हमें इंटरनेशनल सतह पर भी रिकग्निशन मिल रही है। सो प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और फिर वापस आएंगे। दौरे जदीद के तकाज़ों से नहीं बरती गफलत हमने। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नाम है हमारा, है हमारा जवान दुनिया में पहचान हमारी। ये है मेरा आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। Welcome to PTV Global app, your one-stop for all things entertainment, dramas, documentaries, news, and more. When you open the app, you're immediately taken to our live stream, where you can watch your favorite shows, news, and events in real time. But that's not all. Our programs menu offers a wide range of shows, from drama and comedy to news and current affairs. You can browse through our extensive library and find something that suits your mood. And if you want to plan your viewing in advance, our program schedule has got you covered. Download the app now on App Store and Google Play and start enjoying the best of Pakistani entertainment and news. जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम अक्सर औकात अपने दोस्तों से बात करते हुए कहते हैं कि वो इतनी बड़ी चीज़ है कि सोच है आपकी। अब ये बात हमने नहीं कही, ये कही है जी साइंसदानों ने, साइंटिस्ट ने कहा है कि मिल्की वे इतना बड़ा है कि सोच है आपकी। और ये कितने साल पहले हज़रत इकबाल ने भी कह दिया था कि सितारों से आगे जहां और, लेकिन वो जहाँ इतने बड़े हैं ये हम सोच भी नहीं सकते थे। चीनी साइंसदानों ने एक रिसर्च की है और एक जायज़ा लिया है जिसके मुताबिक मिल्की वे जो कहकशां है हमारे गुज़श्ता फ़हम से बहुत ज़्यादा वसी है। और उनका कहना ये है कि ये बेसिकली 19,000 नूरी साल है, जो कि गुज़श्ता फासले से तकरीबन दुगना ज़्यादा है। अच्छा, जितनी हमारी सोच है ना कि मिल्की वे के हवाले से कितना वसी हो सकता है, उनका ये कहना है कि इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है ये, और इसका रेडियस जो है वो तकरीबन 19,000 नूरी साल है, जो कि गुज़श्ता फासले से तकरीबन दुगना है। रेडियस तकरीबन उसी की अहमियत के मकामी कुर्सी कहकशाओं से मुताबिकत रखता है, जिससे जाहिर होता है कि मिल्की वे अपने साइज़ के लिहाज से एक आम कुर्सी कहकशां है। बताते चलें कि ये एक नियर इंफ्रारेड स्टीलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा है जिसका जायज़ा लिया है चीनी साइंसदानों ने, और इससे ये चीज़ वाज़ेह हुई है। अब ये सिर्फ हमारी मिल्की वे की बात हो रही है, हमारी कहकशां की बात हो रही है, जिसमें हमारा निज़ाम शमसी एक छोटा सा निज़ाम है और उस निज़ाम में एक छोटा सा सियारा है
ज़मीन और उस ज़मीन पे हम रहते हैं और हम कितने छोटे छोटे से लगते हैं जब हम मिल्की वे की बात करते हैं और सोचते हैं। लेकिन अब मरीख इतना बड़ा है, अब जितना बड़ा है उतने ज़रा प्रॉब्लम्स हैं। मरीख के हवाले से खबर बता रहे, मरीख जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है और जो है वो प्रॉब्लम्स में है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जो है मरीख जो है उसकी बन नहीं रही अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, और जब आपकी नहीं बनती है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं उसके इर्द गिर्द के जो सियारे हैं मरीख के मुकाबले में तो स्यारचे कह देंगे, उन जो स्यारचे हैं छोटे छोटे उनके साथ मरीख की बिल्कुल आजकल नहीं बन रही, उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से जो है अब ये सारे प्रॉब्लम्स में, जिस तरह हम कहते थे ना लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक की चोंच और एक की दुम, तो अब ये वाला सीन चल रहा है। नए जो डाटा सामने आया है रिसर्च से उसके मुताबिक ये है कि जो निज़ाम शमसी है उसका चौथा सियारा हम देखते हैं कि मरीख है और इसका तसादुम चल रहा है दीगर सियारचों के साथ, और नई तहकीक के मुताबिक सियारे का तकरीबन रोज़ाना ही किसी सियारचे के साथ जो है तसादुम हो रहा है, और अब जो है माजी के मुकाबले में देखा जाए तो अब ये जो तसादुम है इसमें 10 गुना ज़्यादा इजाफा हो गया। बहुत सारी हमने मूवीज़ भी देखी हैं और जो स्पेस फिक्शन मूवीज़ होती हैं उसमें बताया जाता है कि एलियंस हैं और ऐसी स्पेस मौजूद है, ऐसी मखलूक़ात मौजूद है जो कि किसी तरह से ना बर्दाश्त नहीं करते कि वहाँ पर इंसान इन्वेड करे। तो अब इंसान ने जब से मरीख पर बाकायदा प्लान किया कि मरीख पर रहा जाएगा, इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, तो यहाँ पर जाने का इंफ्रास्ट्रक्चर का, वहाँ पर इंटरनेट की दरियाफ्त और इंटरनेट पहुँचाना, लोगों को विजिट करवा के वापस ले आना, इस तरह की सोच इंसान ने रखी है। इसको थोड़ा सा उन्होंने स्पॉन्सर भी, लेकिन ये लड़ाई इंसानों की वजह से नहीं है, हमें ब्लेम ना किया जाए, ये मरीख का अपना पर्सनल मैटर है, हमारी वजह से बिल्कुल मरीख की लड़ाई नहीं हो रही, उसकी लड़ाई हो रही है अपने पड़ोसियों के साथ, दीगर सियारों के साथ, जिसमें इंसानों का कोई अमल दखल नहीं है। इंसान जो है दुनिया में भी सारे ब्लेम उस पे, मरीख पे भी सारे ब्लेम उस पे। सियारचे जो हमला करते हैं उसके निशान अभी कुछ देर पहले आपने फुटेज में देखे हैं कि किस तरह से मरीख इतना वसी है, इतना बड़ा है कि उसके ऊपर होने वाले हादसे जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा तहकीक ये हुई है कि माजी में जो असरात नज़र आए हैं वो तसादुम के, वो हादसों के असरात कम थे, लेकिन अब उसमें 10 टाइम्स इजाफा हो चुका है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ ऐसी हुई है कि इंसान ने जाना शुरू किया है मरीख पर और वहाँ पर तसादुम ज़्यादा हो गया। हमें लगता है शायद हमें बिठा के जो है ना इनकी मेडिएशन करवानी पड़ेगी, इनकी जो है दोस्ती करवानी पड़ेगी, ताकि जो इनके मसाइल है रोज़ रोज़ के हम हल नहीं कर सकते। वेल न्यूज़ ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अंडर 30 हैं वो और कारनामे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सर अंजाम दिए हैं, लेकिन इन अ वेरी लिमिटेड टाइम। और हम बात कर रहे हैं फोर्ब्स 30 की, जिसमें अंडर 30 की कैटेगरी है और उसमें पाकिस्तानी कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ऐसी ही एक खातून हैं जी अलीना नदीम, और अलीना नदीम ने जो है उनका एक स्टार्टअप है जिसमें वो तालिब इल्मों की जो तालीमी अखराजात हैं उनकी उसमें मदद करती हैं, उनको हेल्प आउट करती हैं। और अलीना नदीम से हम बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ कब किया, कैसे किया, क्या इसके पीछे सोच थी, किस चीज़ उनको इंस्पायर किया। तो अलीना हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अलीना, आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये आपकी अचीवमेंट है, फोर्ब्स 30 अंडर 30 में जगह बनाना, उस फहरिस्त में नाम। दुनिया भर से लोग मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं और उनको रिकगनाइज़ किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। तो आपने कैसे आगाज़ किया था इस चीज़ का, जो आपने बाकायदा इसका फिर सिलसिला, और इसमें ना सिर्फ दुनिया भर में बल्कि पाकिस्तान में भी इसको एक्नॉलेज किया गया है? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया फॉर हैविंग मी। जो फोर्ब्स की 30 अंडर 30 की एक्नॉलेजमेंट है, उसके अंदर सिर्फ मेरा नाम नहीं मगर 7 और पाकिस्तानियों का भी इस साल नाम आया है। सो ये मुल्क के लिए भी और हमारे जो कारोबार जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, अपॉर्चुनिटी है कि हम ग्लोबली भी इंक्लूड हुए हैं। सही सही। अलीना, ये सवाल तो आपसे ये पूछा था कि सफ़र का आगाज़ कैसे किया? जो हमारा सफ़र था, हमने अपनी कंपनी से शुरू किया है। हमारा कंपनी का नाम है एजुफाई, और जो एजुफाई करता है वो है बच्चों को तालीम के लिए
पैसे देता है, सब्सिडाइज्ड पैसे। और हमने जो किया है वो है कि बच्चों की फीस भरने के लिए उनकी मदद की है। तो उनका जो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें आजकल तो मेडिकल कॉलेज की फीस 20-20 लाख तक जा रही है इस मुल्क में। हमने क्या किया है कि बच्चों को लोन दिया है, पेरेंट्स को लोन दिया है, जो वो इजीली बैंक अकाउंट के बगैर एक्सेस कर सके। मतलब कि बैंक्स बहुत मुश्किल कर देते हैं कोई लोन लेना। उनके कागजात इतने होते हैं, उनकी टाइम जो वो लेते हैं एक लोन को असेस करने के लिए, असेस मतलब चेक करने के लिए कि इस बंदे को देना है, वो बहुत ज्यादा होता है। हम 3 घंटे में चेक कर लेते हैं कि क्या इस बंदे को देना है या नहीं। और आखिरी चीज है कि हम कोलैटरल के बगैर हम पैसे दे रहे हैं, जो हमारे मुल्क में पहले लोन नहीं ले सकते थे, अब उनको हम पैसे दे रहे हैं। एंड ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये लोन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई बच्चा है या कोई पेरेंट है जो अपनी बच्चों को हायर स्टडीज यूनिवर्सिटी भेजने के लिए स्ट्रगल कर रहा है या अपनी स्कूल फीस भी भरने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वो अब हमारी ऐप जो ऐप स्टोर पर है उधर डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं हमारे कर्जदा के लिए। बिल्कुल सही। तो अलीना ये बताइएगा कि ये सर्विसेज सिर्फ जैसे आपने बताया स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड हैं यूनिवर्सिटीज़ जिनके साथ कोलैबोरेशन होता है? जी जी। तो जब हमने शुरू किया था हमारे पास सिर्फ 30 यूनिवर्सिटीज थी हमारे प्लेटफॉर्म हमारी ऐप पर, मगर इस महीने हमने हमारी ऐप पर पूरी मुल्क की यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स ऐड कर लिए हैं। सो मतलब कि अगर आपकी अगर आप मुल्तान में हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पूरे मुल्क में कोई कोने में है, तो आप हमारी ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटी और स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, और आपको 3 घंटे में जवाब मिल जाएगा और फंड्स भी आपकी यूनिवर्सिटी में डिस्पर्स हो जाएंगे। डिस्पर्स मतलब पहुंच जाएंगे। सही। तो अलीना, इसमें स्टूडेंट्स कैसे एप्लीकेशन देते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, और उसके साथ साथ जो है और क्या क्या सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाती हैं? तो सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो उनको सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती हैं। अपना CNIC की तस्वीर, उनकी बैंक स्टेटमेंट और उनका फी चालान। ठीक है, तो ये वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट 1 साल की होनी चाहिए, तो हमें 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। सिर्फ ये 3 कागजात है, इस पे से हमें नजर आ जाता है कि इस बंदे को कितनी जरूरत है, देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। और GPA उनका मिनिमम GPA होना चाहिए 2.0 मिनिमम GPA। सो मतलब कि BC होना चाहिए, बस यूनिवर्सिटी से निकल रहा ना हो। तो इट्स नॉट अ मेरिट बेस्ड सिस्टम, हम सबको दे रहे हैं। एंड तो ये तीन चीज चाहिए एप्लीकेशन के लिए। और जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो है हम सब्सिडाइज्ड इस्लामिक लोन दे रहे हैं। सो हमारा जो कर्जा है वो शरिया कंप्लायंट है और सब बहुत सस्ता है। सो बैंक्स बहुत मतलब कि सूद चार्ज करते हैं, हम सूद के बगैर कर्जा दे रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अब थोड़ा सा इस हवाले से जानना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के पास CNIC होता है, जो स्कूल्स या कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बैंक स्टेटमेंट का होना या CNIC का होना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उनके पेरेंट्स या फिर उनके गार्डियंस वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए? जी एग्जैक्टली ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये अक्सर हमें लोग आते हैं और उनको ये कंफ्यूजन होती है। अगर स्टूडेंट कमा रहा है, अपने माँ बाप की मदद कर रहा है, तो जरूर वो अप्लाई कर सकता है। अगर उसके पास अगर वो नहीं कर रहा तो उसके पेरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं उसके बिहाफ पर। सही। लेकिन अरीना एक क्योंकि प्रॉब्लम अक्सर पाकिस्तान में क्या देखा जाता है कि पेरेंट्स ही अपने बच्चों की फी फिल कर रहे होते हैं। सही।
सही। अच्छा अलीना, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपके साथ कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑन बोर्ड है जिनके साथ आप ये काम कर रहे हैं? जिस तरह आपने कहा कि डिस्पर्स की जाती है फिर उसकी फ़ी, तो कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके कोलैबोरेशन के साथ आप काम कर रही हैं? अभी हमारे पास 40 यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर हम डायरेक्टली कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। लम्स हो गया, कॉमसैट्स हो गया, फास्ट हो गया। पंजाब में हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी है। सारे मेडिकल कॉलेजेस हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं। राशिद लतीफ हो गया, शालामार मेडिकल कॉलेज, यूएमटी, आप यू कैन नेम देम एंड वी वुड हैव देम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही। और सही। ये तमाम तर जो अखराजात हैं वो एजुकेशनल बेस्ड नीड्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो इससे तो पाकिस्तान में जो शरह खानदगी या लिटरेसी रेट है वो बेहतर होगा। तो आप क्या रेट करेंगी, आपका इदारा जो है पाकिस्तान में लिटरेसी रेट को बेहतर करने के लिए क्या कितना ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहा है? जी, हमारी जो इदारा है उसका मिशन ही, या जो हम करने की कोशिश है वो है इस मुल्क की लिटरेसी रेट को हम बेहतर करें। क्योंकि जब तक हमारी एजुकेशन या लिटरेसी रेट पर फोकस नहीं दे जाएगा तो तब तक तो हमारी मुल्क की बेस लाइन तरक्की नहीं, हमारी ओपिनियन है कि नहीं हो पाएगी। तालीम पर फोकस, और तालीम पर फोकस के अलावा तालीम एजुकेशन सेक्टर में पैसे होने चाहिए। फंड्स हम एजुकेशन सेक्टर को डायरेक्ट करें। जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है वो हर साल कोई बजट नहीं मिलता, तो हम इस सेक्टर को थोड़ी सी अटेंशन और फंड्स डायरेक्ट कर रहे हैं। सही, सही। तो अलीना, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि फोर्ब्स 30 में आपका नाम है, इसको आप कितनी बड़ी कामयाबी समझती हैं? कुछ हम देखते हैं कि नेशनल सतह पर रिकग्निशन होती है, कुछ होती है कि हमारे अपने गोल्स होते हैं, पर्सनल गोल्स होते हैं कि मेरे लिए एक चीज़ जो है, मेरे लिए सक्सेस है मेरी। आप इसको कैसे देख रही हैं? मेरे लिए तो सक्सेस हम मेरी इदारा का इस्तेमाल होना, मेरे इदारा की लोगों को फ़ायदा होना, ये सक्सेस है। फोर्ब्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ फॉर एग्जांपल इस इदारा को एक अपॉर्चुनिटी मिले कि लोगों को मदद कर सके। फॉर एग्जांपल फोर्ब्स है तो आप लोगों ने हमें कॉल किया और हमें मार्केटिंग मिली, पब्लिसिटी मिली, और इन लोगों को खबर पहुंच रही है कि हमारी ऐप एग्जिस्ट करती थी, पहले लोगों को पता नहीं था, तो उसकी वजह से काफी फायदा हुआ है। चलिए थोड़ी सी मैं बात करता चलूँ। आपने बजट के हवाले से बात की थी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तालीमी इमरजेंसी का ऐलान भी किया है, और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो फ़ीस अदा नहीं करते या फिर जिनके पास तालीमी अखराजात के लिए वसाइल नहीं होते, उनको हुकूमत पाकिस्तान मदद भी कर रही है। साथ ही साथ वो बच्चे जो या फिर वो नौजवान जो अपने वालिदैन का साथ बटाते हैं, हाथ बटाते हैं पैसे कमाने में, उनके लिए भी ऐसे आवर्स में एजुकेशन के वो तालीम हासिल कर सकें, एनरोल हो सकें। लेकिन अलीना, एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि जब हम देखते हैं कर्ज़े की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते या कॉलेज नहीं जा पाते, तो उनके वसाइल नहीं है, तो बैंक स्टेटमेंट का होना उनके पास ये भी एक हर्डल होती है, प्रॉब्लम होती है कि वो अपने जो फाइनेंसेस है वो बैंक के थ्रू मैनेज ही नहीं कर पा रहे होते। ये बहुत बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा है। अभी हमने लॉन्च किए 3 साल पहले, तो जो हमारा सिस्टम हमने बिल्ड किया, हमारे पास एक पूरी टीम पड़ी हुई है डेवलपर्स की। अभी जो हमारा ऐप वाला सिस्टम है वो हम बैंक स्टेटमेंट के थ्रू करते हैं, मगर हमारा जो मैनुअल सिस्टम है कि बंदों को असेस करना, वो ज्यादा टाइम लगता है। वो हम भी कर सकते हैं फॉर नॉन बैंक स्टेटमेंट होल्डर्स, मगर उसके लिए टाइम ज्यादा लगता है। जो हमारा सबसे फास्ट और जो फोर्ब्स में हमारा नाम आया है वो है कि जो हमारे ऐप से, मतलब कि लोगों के लिए जो फी चालान वाला काम होता है ना, फी चालान के लिए पैसे बहुत जल्दी जमा करने होते हैं। जनरली यूनिवर्सिटी फी चालान आई होती है, आपको भरनी पड़ती है अपने स्पॉट रखने के लिए। तो जो हम करते हैं वो है फास्ट। बैंक्स और वगैरह फास्ट नहीं कर पाते, हम फास्ट लोगों को जल्दी लोगों को जवाब दे देते हैं। एप्लीकेशन इजी है, तो हम मतलब कि पूरा प्रोसेस को इजियर बनाने की हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लोग अप्लाई कर सके और एजुकेशन में फंड्स फोकस कर सके। सही। तो अलीना, एट द एंड कोई पैगाम देना चाहेंगी देखने वालों को, स्टूडेंट्स को, जिनको फ़ी का इशू है या जो सोचते हैं कि शायद हमें लोन ना मिले या इस तरह की कुछ इबाम है, एम्बिग्विटीज है उनके माइंड में? तो हमने कोशिश की है कि हम
अगर पूरा फीड चलान नहीं दे सकते तो हम पार्शल भी दे लोगों को। सो अगर फीड चलान पूरा 3 लाख का है तो हम कोशिश करते हैं कि 1 लाख तक या 2 लाख तक, डिपेंडिंग ऑन उस बंदे की किस तरह की स्कोर है, उसके मुताबिक हम उनको फंड्स देने की कोशिश करते हैं। सही सही, थैंक यू सो मच अलीना फॉर योर टाइम। अलीना ने हमें ज्वाइन किया हुआ था और अलीना स्टूडेंट काम कर रही हैं जो कि जिनको फ़ी में इश्यूज़ होते हैं, अपनी पढ़ाई में इश्यूज़ होते हैं, और उनका इदारा उनको हेल्प आउट कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ अलीना काम कर रही कम हैं। वक्त में ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग, और जब फास्ट प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत फास्ट होती हैं, और उनमें एक चीज़ फास्ट है हमारी गिरती हुई सेहत। और ये तब होती है जब इस मौसम में मच्छर ज़्यादा हो जाता है। मानसून के मौसम में डेंगू और डेंगू का फैलाव ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पानी जगह जगह मौजूद होता है और उसके ऊपर मच्छर की परवरिश, उसकी अफजाइश, और फिर वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। तो इस साल 2024 में डेंगू के हवाले से हमने देखा कि वजारत सेहत ने भी और वजारत दाखिला की जानिब से भी, हॉस्पिटल्स में भी, फिर जो हमारे इमरजेंसी सर्विसेज हैं वहाँ पर भी डेंगू के हवाले से खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। तो कैसे बचा जा सकता है, अपने आप को महफूज कैसे रखना है, इससे इसके फैलाव को कैसे रोकना है, हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो इस मौसम में हमें इख्तियार करने हैं और इन पर काम भी करना है। बिल्कुल जनाब, पानी खड़ा हो जाता है, हमें एहतियात नहीं करते, हमें लगता है कि ठीक है पानी खड़ा है तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, लेकिन उस खड़े हुए पानी में जिस तरह मच्छर पैदा हो रहा होता है, वो जिस तरह हमें अफेक्ट कर रहा होता है, और एक स्पेसिफिक एज में आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल भी हो जाते हैं। सो इस हवाले से बात करेंगे क्या एहतियाती तदबीर हैं, खुदा न खास्ता अगर डेंगू हो जाए तो डाइट क्या होनी चाहिए, और उसके बाद क्योंकि एक दफ़ा डेंगू हो जाता है तो अगली दफ़ा इंसान बड़ा मुहतात भी हो जाता है, थोड़ा सा डर भी जाता है, थोड़ा सा प्रेशर में भी आ जाता है। इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर मोहम्मद अहमद अब्दुल्ला मौजूद हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पब्लिक हेल्थ, सेहत आमा के माहिर और माहिर फैमिली फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि डेंगू इन केस खुदा न खास्ता हो जाए तो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा न्यूज़ है, इतनी खबरें हैं, आप पपीते के पत्ते हों या उसका सेब का जूस हो, विटामिन सी लें, क्या लें? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और दूसरा ये कि डेंगू, पहले तो ये अंदाज़ा कर रहे हैं कि कब बंदा अपने आप को चेक कराए कि उसको डेंगू हो गया है या उसके सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं कि पॉसिबली डेंगू हो सकता है। तो डेंगू फीवर कहते हैं इसे, इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, यानी कि तेज़ बुखार होता है और उसके साथ हाँ जी इतनी तकलीफ़ होती है जैसे इंसान को महसूस होता है कि हड्डियाँ टूट रही हैं। इसकी 3 प्रेजेंटेशंस हैं कॉमन। एक जो है वो डेंगू फीवर है जो सबसे ज़्यादा होता है, उसमें इंसान को बुखार होगा और चंद दिन में वो खुद ही सेटल हो जाएगा। इसकी कोई फॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं है, ये मच्छर के काटने से वायरस फैलता है और वायरस ये एक्चुअली हमारी बॉडी में वो सिम्टम्स कॉज कर रहा होता है। एक तो मैंने आपको बताई डेंगू फीवर, दूसरी होती है डेंगू हेमरेजिक फीवर। ये इसकी वो मैनिफेस्टेशन है जिसमें वो वायरस प्लेटलेट काउंट भी कम कर देता है। तो ये अब आप देख रहे हैं ज़रा ख़तरनाक तरफ बात जा रही है, क्योंकि प्लेटलेट्स हमारे खून को गाढ़ा रखने में मदद देते हैं, तो वो फिर खून पतला होना शुरू हो जाता है। और तीसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम, जो मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें फिर इंटरनल हेमरेजिंग और ब्लीडिंग और पानी जमा होने के चांसेस होते हैं। एहतियाती तदाबीर वही हैं जो किसी भी, अच्छा ये ग्रुप है जिनको हम कहते हैं आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज़, यानी कि जो कीड़े हैं उनसे फैलने वाले अमराज। इसमें डेंगू भी आ जाता है, मलेरिया भी आ जाता है, कुछ और फीवर्स हैं वो भी आ जाते हैं। एक आप बकरीद के दिनों में क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर का सुनते हैं, जो गाय भैंसों से वो कीड़ा इंसानों को भी काट जाता है। ये सारे आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शंस हैं। मोर और लेस इन सब की जो प्रिवेंशन है, जैसे सांस से फैलने वाली बीमारियों की प्रिवेंशन मिलती जुलती है, इस ग्रुप ऑफ डिजीज़ की भी प्रिवेंशन जो है वो मिलती जुलती है। आपने प्राइमरीली ये एहतियात करनी है कि जो भी कीड़ा फैला रहा है बीमारी, वो आपको काटे ना। सही। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम हर कीड़े की हैबिट को समझें कि उसकी आदत कैसी है, वो कैसे बिहेव करता है। डेंगू का मच्छर जो है वो पर्टिकुलरली फ्रेश वाटर में पनपता है, साफ पानी में, जैसे बारिश का पानी खड़ा हो गया, या आपने जानवर पाले में उनको पीने के लिए पानी रखा हुआ है आपने, या बाल्टी में खड़ा हुआ है, या जो रूम कूलर्स लोग यूज़ करते हैं उनमें गमलों में साफ़ पानी आपने डाला और वो खड़ा रह गया, और इसको बहुत थोड़ा टाइम चाहिए होता है अफजाइश नस्ल के लिए। तो ये मच्छर जो है वो वहाँ से फैलेगा, ग्रीन एरियाज़ में ज़्यादा होगा,
इसके काटने का स्पेसिफिक टाइम जो है वो जो तुलुए आफ्ताब और ग़ुरूब आफ्ताब है, यानी कि डस्क और डॉन के जो टाइम्स हैं वो इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। वैसे तो जानवर है कभी भी काट सकता है, लेकिन ये 2 औकात ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा उसके होते हैं। तो इन औकात में अगर आप बाहर जाएं तो पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं आप, और अपने इर्द गिर्द में पानी की सफाई का और गैर मौजूदगी का एहतियात करेंगे। सही। अच्छा, जो मेरा सवाल था वो पर्टिकुलरली ये था कि जो हमारी डाइट होती है वो हमने क्या रखनी है अगर हमें ये बीमारी हो जाए तो? ठीक, देखें जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं इस तरह की, इनको हम कहते हैं सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ेज़। वायरल अमराज जो होते हैं वो अमूमन अपना साइकिल पूरा करके खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। उसमें हमने प्राइमरी फोकस जो है वो फ्लूइड्स पे रखना होता है। हम कहते हैं प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि पीने का पानी और लिक्विड्स जो हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना ताकि पानी की कमी ना हो। उसी के साथ साथ फ्रेश फ्रूट्स भी आ जाते हैं। सही। एक जनरली कन्फ्यूजन पाई जाती है कि लोग फल खाने की जगह उनके पत्ते खाना और निचोड़ना और उनकी चाय बनाना शुरू कर देते हैं। जब अल्लाह ताला ने फल बनाया तो आप पपीता खा लें ना, उसके पत्तों का क्यों आपने सफूफ निकालना है? तो ये पत्ते होते हैं ये फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं होते। और अक्सर ये देखा गया है कि जैसे आपको याद होगा कोरोना में एक सना मक्की का कहवा मशहूर हो गया, और वो कहवा जो है वो मेडिसिन में या तिब में इस्तेमाल होता है, वो लैक्सेटिव है, वो कब्ज़ कुशा है। तो इसी तरह पपीते के पत्ते भी जो हैं वो बाज़ वक़्त डायरिया कॉज कर सकते हैं। एक और भी आप चीज़ समझेंगे कि जो कुदरत में चीज़ कड़वी है ना, वो इतनी ज़्यादा कंजम्पशन के लिए है नहीं, उसमें कोई पॉइजन ट्रिगर है। तो जो कड़वी चीज़ हम ज़बरदस्ती भर रहे होते हैं, ठीक है ना, देखिए आप करेले खाते हैं, उनकी भी कड़वाहट इम्कान निकाल के कड़वा खाने से शुगर लेवल तो कम नहीं होगा ना, वो सिर्फ ज़ुबान का जायका होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एंटीवायरल्स होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम डिपेंड करता है इन चीज़ों पे? अच्छा स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है तो हम डेंगू को भी बर्दाश्त कर जाएंगे, इसका साइकिल निकाल जाएंगे, या फिर इसका इम्यून सिस्टम से कोई लिंक नहीं है इन बुखार, जितने भी बुखार आते हैं ये वाले? सर देखें, ये जो जितनी अद्वियात हम बेच रहे हैं ये आज से 30, 40, 50 साल पहले मार्ज़ वजूद में जी, और इंसान जो है वो ह्यूमन हिस्ट्री 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस अफ्रीका से निकल के पूरी दुनिया में फैले थे। तो पहले क्या कर रहे थे? हमारी इम्यूनिटी अल्लाह ताला ने इतनी हमारे जिस्म को ताकत दी है कि अक्सर अमराज से लड़ लेती है। जिनकी इम्यूनिटी नहीं है उससे पहले, जैसे कोविड में हमने देखा कि शुरू में लोग बीमार हुए और बाद में हमने उसकी इम्यूनिटी डेवलप कर ली, एंटीबॉडीज़ बना ली बॉडी ने। कोविड के अलावा डेंगी में भी, डेंगी के 4 स्ट्रेन हैं वायरस के, डेंगी 1, 2, 3, 4, और एक दफ़ा अगर आपको एक वायरस से इन्फेक्शन हो गया है तो उसके बाद तकरीबन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी उस स्ट्रेन से बन गई। अच्छा, ओके। कोई और स्ट्रेन अगर आपको दोबारा री इन्फेक्ट कर गया तो फिर सेकेंडरी फीवर हो सकता है और वो ज़्यादा सिवियर हो सकता है। अगर एक स्ट्रेन से इम्यूनिटी और दूसरा आ गया तो सेकेंडरी डेंगू फीवर हैज़ अ पॉसिबिलिटी। और ये सिर्फ टेस्ट में पता चलता है कि कौन से स्ट्रेन से हुआ? सर असल में इसकी नहीं, मतलब टेस्ट में डेफिनेटली पता लग जाता है, लेकिन एक तो महंगा है टेस्ट और फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं है इसको स्क्रीन आउट करने के लिए कौन सा स्ट्रेन है, क्योंकि वो फिर पीसीआर के लेवल पे चल जाती है। पीसीआर आपको पता है कि महंगा टेस्ट है, तो वो हम कॉमन प्रैक्टिस में नहीं कर सकते, हम स्क्रीनिंग टेस्ट यूज़ करते हैं। देखिए हमारा प्राइमरी कंसर्न होता है कि मरीज़ स्टेबल हो, और हम उसको कोई भी ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उसको हम इतना धक्का लगा के स्टेबल कर दें कि उसकी इम्यून सिस्टम अगर हारा हुआ है अभी तो वो खुद ही टेक ओवर कर ले और खुद जीत ले। तो अद्वियात का किसी भी चीज़ की हो, उनका मकसद ये नहीं होता कि यही फांकोगे तो ज़िंदा रहोगे, उनका मकसद ये होता है कि आपको ज़रा सी मदद कर देंगे और फिर अपनी गाड़ी खुद संभालो। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हम देखते हैं बुज़ुर्ग हैं, उनको डेंगू होता है, अगले सीज़न में वो बड़े जो है डर जाते हैं कि अब तो मैं फिज़िकली बहुत वीक हो चुका हूँ या बहुत वीक हो चुकी हूँ और अब तो मच्छर मुझे ढूंढता है। लोगों ने ये ऐसी बातें की हैं कि अब मच्छर जो है वो या इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी हम पढ़ रहे होते हैं हमारे इर्द गिर्द भी कि इंसान का अगर खून मीठा है तो मच्छर उसे काटेगा। तो क्या ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, इसमें कुछ रियलिटी है, ये जस्ट ये मिथ्स हैं? देखें कुछ थ्योरीज़ हैं, अगेन आप देखें थ्योरीज़ को प्रूव करना होता है। कुछ थ्योरीज़ हैं जो कहती हैं कि ख़ास ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं मच्छरों को। फिर आप ये देखें कि जिन लोगों के पास से पसीने की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है उससे भी मच्छर अट्रैक्ट होते हैं। मच्छर अट्रैक्ट होते हैं या भाग जाते हैं? नहीं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। एक ये वाक़या हुआ था फील्ड में कि मलेरिया का आउटब्रेक हुआ था और जितने सिपाही थे उनको हो गया था और अफसरों को नहीं हुआ। वो फिर पता लगा कि अफसर डिओड्रेंट लगाते थे। अच्छा। और सिपाहियों, क्योंकि वो
हार्ड वर्क था उनका, तो उनके जो स्वेट था वो अट्रैक्ट करता था मच्छरों को। तो जनरल हाइजीन अगर वैसे भी हमारी अच्छी होगी तो मच्छर कम काटेंगे। जो आपने वीकनेस की बात की, इसको हम कहते हैं पोस्ट वायरल फिटीग। जब वायरल इन्फेक्शन से इंसान उठता है, वो फ्लू वायरस हो या डेंगी हो या कोरोना हो, तो उससे जो थकावट और कमज़ोरी है वो बाज़ औक़ात कई माह भी चलती है। ये ऑब्वियसली डिपेंड कर रहा है, जैसे आप बुज़ुर्गों की बात कर रही हैं, तो ये फिटीग्स एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस पे या प्रेग्नेंट ख़वातीन में या ऐसे लोग जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त ऑलरेडी कम चल रही हो, उसमें फिर वो लंबी खिंच जाती है। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, अक्सर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को, जो मानूर बात करी थी कि मच्छर एक ही जगह बैठे हैं 3-4 लोग और एक को काट रहा है, 2 को नहीं काट रहा है मच्छर, तो ये मच्छर की चॉइस होती है उन लोगों की, ब्लड ग्रुप की अट्रैक्शन है, वो भी है। अच्छा, तो अब जो जैसे आपने कहा कि डिफरेंट हो सकता है, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि अगर खुदा न खास्ता घर में किसी को डेंगू मच्छर ने, इन्फेक्टेड मच्छर ने काट लिया है या किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काट लिया है, तो वो खुद इन्फेक्ट होकर बाकी लोगों को मुतासर कर सकता है। इस तरह से इसका फैलाव होता है। फिर अगर खुदा न खास्ता एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं इसमें मरीज़, जिनमें सिम्टम्स सामने नहीं आ रहे। एक तो सर ये समझेंगे कि ये इस वायरस की, जैसे कोरोना की थी, इसकी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है। अच्छा, एक इन्फेक्टेड शख्स को एक मच्छर ने काटा जी, और फिर मच्छर के सलाइवा में वो वायरस जाके, और उसकी जो खुराक का सिस्टम है उसमें जाके वायरस बैठ गया, और वो मच्छर एज अ वेक्टर एक्ट करेगा, या आप समझें कि इन सिंपलर वर्ड्स कैरियर एक्ट करेगा। फिर वो एक सेहतमंद शख्स को काटेगा और उसमें वो वायरस ट्रांसमिट कर देगा उस काटने के प्रोसेस में। फीमेल मच्छर काटती है, मेल मच्छर नहीं काटता, सारी स्पीशीज़ में ये। तो वो जब मच्छर काटेगी तो उसके बाद जो है वो मतलब कि शर्त ये है कि वो मच्छर वायरस कैरी कर रहा है। अच्छा, अगर वायरस नहीं कैरी कर रहा तो वैसे तो हमें मच्छर काटते रहते हैं, हर दफ़ा डेंगू या मलेरिया तो नहीं हो जाता। तो वो इन्फेक्टेड मॉस्कीटो, आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया था, वो बिल्कुल ठीक यूज़ किया था कि वो ही इन्फेक्टेड है और वही काटेगा। और उसमें फिर यही होगा कि देखें, जहाँ जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी पॉसिबिलिटी होगी किसी शख्स से वायरस कैरी करने की, तो वो फिर जो है वो मर्ज फैल जाएगा। एसिम्प्टोमेटिक होता है इसमें? एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। अगर देखें ना, मैंने फॉर एग्जांपल मुझे डेंगू 1 हुआ हुआ है पहले, और मेरी बॉडी ने उसकी इम्यूनिटी की हुई है, तो मुझ में दोबारा जब आएगा तो मैं तो इम्यून रहूँगा, लेकिन वो वायरस मेरे ब्लड में सर्कुलेट करेगा, और मैं और आप, हमें जब मच्छर शेयर करेगा तो वो आपको ट्रांसमिट हो सकता है। ओके, ज़रा खतरनाक है, पता ही नहीं होता। पिछले साल हुआ ना डेंगू, इस साल तो नहीं हुआ, तो लिहाजा बगैर एहतियाती तदाबीर के हम एक ही जगह पे रह लेते हैं, एक ही जगह पे बैठ भी जाते हैं, तो वहाँ पर अगर मच्छर, एक ही मच्छर 2 लोगों को काट गया, तो दूसरे को हो सकता है कि वो डेंगू का शिकार। मेक श्योर कि अलग-अलग मच्छर काटे। अलग-अलग मच्छर काटे, बल्कि मच्छर काटे ही ना, कोशिश ये करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे अब मैं ये भी जानना चाहूँगी, हम देखते हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सी मार्केट में जो है अद्वियात मौजूद हैं। हम थोड़े से यंग होते हैं तो हम देखते हैं कि कैल्शियम भी आर्टिफिशियल सोर्सेज से हम ले रहे हैं, विटामिन भी आर्टिफिशियल सोर्सेज से ले रहे हैं। आप फैमिली फिजिशियन हैं, आपके पास रूटीन में बहुत से लोग आते हैं। आजकल हमारी इम्यूनिटी इतनी कम है, क्यों? रीज़न क्या है? हम क्या करें? ये जो हम कैल्शियम की रूटीन में टैबलेट्स ले रहे होते हैं या रूटीन में विटामिन डी ले रहे होते हैं आफ्टर एवरी वीक, तो क्या इज़ इट फाइन फॉर यंग पीपल, या ये सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से ही लेनी चाहिए? अच्छा, मेरी जो ज़्यादा प्रैक्टिस है वो ऐसे तबके के साथ है जो नॉन अफोर्डिंग है। ठीक है, उनको मैं यही कहता हूँ कि जो आपने फालतू खर्चा दवाइयों पे करना है वो अपनी खुराक पे करें। वाह। और दूसरी बात ये कि देखें, बहुत सिंपल सा है। पहली चीज़ एक्सरसाइज है, ठीक है। देखें, खाने पीने में हम कभी अच्छी कभी बुरी कर रहे होते हैं, लेकिन एक्सरसाइज हमारी कौम, वैसे कौम हम नहीं करते। तो देखें, जितना आपके ब्लड फ्लो मसल्स का अच्छा होगा, जितने आपके पट्टे स्ट्रांग होंगे, उतनी आपकी बीमारियों से लड़ने की सलाहियत अच्छी होगी, उतना आपका खून का बहाव, गर्दिश अच्छी होगी जिस्म में। और ये सारा काम मसल्स ने करना है। तो यंग एज में वेट ट्रेनिंग और उसके साथ जो है वो एक्सरसाइज, ख़ास तौर पे लेग्स की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टांगों से ये जो पिंडली के पट्टे होते हैं, काफ मसल्स जो होते हैं, इनको हम सेकंड हार्ट कहते हैं। अच्छा, देखें, दिल हमारा इतनी ताकत से खून फेंकता है कि जिस्म के आखिरी कोने तक पहुंचा दे, लेकिन वो इतना फ्लो नहीं होता कि वो वापसी पे भी उसी फ्लो में आ जाए। तो तब ये पट्टे मदद करते हैं। अगर आपके लेग मसल स्ट्रांग हैं तो आपकी ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन जो है पूरी बॉडी में वो स्ट्रांग होगी। एक्सरसाइज, डाइट में आप डेली जो है वो 2 पोर्शन देखें। एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स हैं, और इम्यूनिटी में बहुत अहम रोल है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। एक प्रोटीन्स का बहुत अहम रोल है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, जिसमें मिनरल्स और विटामिन आ जाती हैं। वो फ्रूट से
नट्स से, ड्राई फ्रूट से, इन चीज़ों से आप ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पोर्शन सीजनल फ्रूट के और जूस की अल्लाह के वास्ते जान छोड़ दें। डॉक्टर अहमदुल्लाह, आपने तो वो बात किया है कि जो पैसे आपने डॉक्टर्स को देने हैं वो आप अपने ऊपर लगा लें, तो आप सेहतमंद भी रहेंगे, डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद, थैंक यू। आप स्टूडियोज में मौजूद रहे और बात कर रहे थे हम डेंगू से बचाव कैसे मुमकिन है। बिल्कुल जनाब, अब हम बढ़ेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब। मैं समझी आप ब्रेकिंग देंगे। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये 4 सू बदल जाए। बैरून मुल्क मौजूद साजिशी और इंतशारी टोले का एक और अहम कारिंदा बेनकाब। बैरून मुल्क मौजूद चंद अनासिर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए झूठ फैलाने में मुलव्विस रहते हैं। ऐसा ही एक और कारिंदा बेनकाब किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा PTV न्यूज़ राना शहजाद ने हमें ज्वाइन किया। राना शहजाद, सलाम, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी रिजवान, ये जो बैरून मुल्क मौजूद साजिशी और इंतशारी टोले का एक अहम किरदार जो है इस वक्त बेनकाब हो चुका है। ये अनासर पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने के लिए पाकिस्तान की आवाम को मुल्की इदारों के खिलाफ उकसाने और मुल्क में नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाने के मुजरम हैं। ये जो किरदार बेनकाब हुआ है ये खुद साख्ता और मनगढ़ंत झूठ फैलाकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जामिन इदारों के खिलाफ जहर उगलता रहता है। अकबर हुसैन नामी ये जो किरदार है, इसने 9 मई वाक़यात के दौरान अवाम को और शरपसंदी को उकसाते हुए मुल्क दुश्मनी का अमली मुजाहरा किया। अकबर हुसैन बैरून मुल्क बैठकर मुसलसल पाक फौज के खिलाफ झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा करता नजर आता है। हालांकि मादी में वो खुद भी इसी फौज का हिस्सा रह चुका है। रिटायरमेंट के बाद मुल्क दुश्मन अनासर की ईमा पर अकबर हुसैन अपने ही मुल्क के खिलाफ खड़ा हो गया। अकबर हुसैन पाक फौज का नाम इस्तेमाल करते हुए फॉरेन फंडिंग भी हासिल करता रहा है। अकबर हुसैन की जानब से एक्स अकाउंट पर खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी और सिविल वार की झूठी खबरें शेयर की जाती रही हैं, जबकि बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात का इल्ज़ाम भी वह फौज पर लगा दिया जाता रहा है। ये भगोड़े शरपसंद मुल्क दुश्मनी में इस हद तक गिर चुके हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे को भी ये अपने अकाउंट से शेयर करते दिखाई देते हैं। अकबर हुसैन पर गद्दारी और फॉरेन फंडिंग पर काम करने के इल्ज़ामात बेशुमार शवाहिद और सबूतों से साबित हो चुके हैं। अकबर हुसैन नामी ये इंतशारी टोला और ग्रोह अवाम और फौज को बगावत पर उकसाने से मुतालिक ऑफिशियल एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सजा जो है उसको सुनाई जानी चाहिए। अवाम ने यह मुतालबा किया है कि अकबर हुसैन को बगावत, दहशतगर्दी, तशद्दुद पर उकसाने की बर्दाश्त में मफरूर करार दिया जाए और उसके खिलाफ मुल्क दुश्मनी पर मबनी जो उसने इक़दामात किए हैं सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया राना शहजाद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशी और इंतशारी टोले का एक और कारिंदा बेनकाब हुआ है। यकीनी तौर पर इसके खिलाफ तमाम तर सबूत भी मौजूद हैं। कौन कौन सी साजिशों में मुलव्विस रहा है। जी
जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं एक ऐसी खबर के हवाले से जिस पर हम रूटीन में प्रोग्राम के स्टार्ट में बात करते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बात हो रही है, अक्रॉस द ग्लोब इस पर बात की जा रही है। ये है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। हम देखते हैं कि हम कंट्रीब्यूटर्स तो कम हैं टुवर्ड्स कार्बन एमिशन, लेकिन जो इसके विक्टिम हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हम चाहे फ्लड्स हों, चाहे 2022 के फ्लड्स हों, या अभी की सिचुएशन हो, या हम देखते हैं कि बेमौसमी बारिश हो या ड्रॉट हो, पाकिस्तान जो है क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस हवाले से काम भी किया जा रहा है। बट स्टिल वी आर फेसिंग दैट। अब क्लाइमेट चेंज के हमारी सेहत पर असरात होते हैं, हमारी फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पर असरात होते हैं, हमारी सेहत पर असरात होते हैं, और सबसे बढ़कर हमारी इकॉनमी पर इसके असरात। 2022 के जो सैलाब हैं उसने पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया है, इसको असेस किया गया बाकायदा। इस हवाले से पूरी दुनिया के इदारे हैं, उन्होंने भी इस हवाले से बात की कि पाकिस्तान को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। ना सिर्फ जानी माली नुकसान हुआ, बल्कि पाकिस्तान का जो माली नुकसान है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है, वो कई अरब डॉलर्स का है। अब इसी पर बात करेंगे। माहिर माहौलियात ने स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है और हम उनसे जानेंगे मौसमी तब्दीली के हवाले से। तलहा तुफैल भट्टी साहब हैं माहिर माहौलियात, तो उनसे जानते हैं इस तब्दीली। तलहा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। तलहा, अब अगर करंट सिचुएशन के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान को जिस तरह हमने कुछ चीज़ों के हवाले से बात की, इकॉनमी हो, हेल्थ हो, हमारी क्रॉप्स हो, हम सब सेक्टर्स में अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन मौजूदा दौर में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन किस सेक्टर में है? पाकिस्तान एक ग्रीन सोसाइटी है और हमारा जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारी फूड सिक्योरिटी है वो सबसे ज़्यादा हिट है। अकॉर्डिंग टू WFO हम 38% फूड इनसिक्योर हैं, मतलब 100 में से 38 बंदों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये और चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो रही है। सो फॉर दैट रीजन मुझे लगता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ग्रेटेस्ट हिट पे है। एग्रीकल्चर। और इसके अलावा कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से हम फेस कर रहे हैं या हमें नियर फ्यूचर में फेस करने पड़ सकते हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको सारे चैलेंजेस हैं, हर एक शोबा जो है वो आपका हिट होगा। बिकॉज पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज है क्या। इट्स अ डिफरेंस ऑफ वेदर पैटर्न विद इन द 30 ईयर्स। एक 30 साल के टाइम के बाद हम ये कहते हैं कि अगर ये पैटर्न रिपीट हो रहा है तो ये चेंज हो गया, आपका वेदर सिस्टम चेंज हो गया। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट 5 साल में इतना चेंज हो गया वेदर। हाँ, क्योंकि वो अब ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है ना, अब कैस्केडिंग इफेक्ट है। अब वो जो एक लिमिट थी नेचर सिस्टम की, उसको कंट्रोल करने की, उसको अडेप्ट करने की, वो हम निकल चुके हैं। हम कहते हैं सॉफ्ट अडेप्टेशन और हार्ड अडेप्टेशन लिमिट। पहले हम सॉफ्ट अडेप्टेशन में से निकले कि जहाँ पे हमें नॉर्मलीज मिलती थी, कभी कभार ऐसी बारिश वगैरह हो जाती थी। बट अब हार्ड अडेप्टेशन, अब एक अगर आप देखें कि गर्मियों में हमारे पास वाइल्ड फायर्स और ड्राउट्स और इस किस्म के रहते हैं, और सर्दियों में स्मोक का इवेंट होता है, और ये हर साल हो रहा है। अब ये रिपीटिव पैटर्न के अंदर चल रहा है। सो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे हैं हमारी, जैसे आपने मेंशन किया इकॉनमी है, बाकी चीज़ें आपने मेंशन की, दीज आर द चैलेंजिंग वन। बट जो नेचुरल सिस्टम के अंदर हम देखते हैं तो हमारा ड्राउट, वाटर स्कार्सिटी इज़ द सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट फीचर, कि जो इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है कि वी डोंट हैव एनी प्लान्स टू रेमिडिएट दैट पर्टिकुलर इफेक्ट। तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव काम करने की ज़रूरत है, जो कि हुकूमत कर रही है। अच्छा तलहा, जब भी हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि हमने बस प्लांटेशन की जाने बढ़ना है, शजरकारी से इसको हम जो है काउंटर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं शजरकारी से काउंटर? हाँ, जो नेचुरल सिस्टम है जो अर्थ ने पूरा अपने हिस्टोरिकली लिया है, उसमें तो बफर कैपेसिटी ऐसे ही सेट हुई थी। बट अपार्ट फ्रॉम इट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जो शजरकारी है, इससे ज़्यादा ओशंस भी अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करते हैं। और उनकी लिमिट एक आ चुकी हुई है जिसमें वो मैक्सिमम, क्योंकि बड़ा हिस्सा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ओशंस ऑब्जॉर्ब करते हैं। प्लांटेशन से फ़ायदा हो सकता है, बट ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस जो अभी बनी हुई हैं, आप कोई भी शजरकारी का कोई प्रोसेस शुरू करेंगे, जैसे 10 बिलियन ट्री सुनामी लगा था, तो एक बफर कैपेसिटी आपको दे देता है कि लेस से अगर कोई ज़्यादा टेम्परेचर आया तो आपका माइक्रो क्लाइमेट सेफ रहेगा। इस्लामाबाद की बात करते हैं, इस्लामाबाद के अंदर जो मागला के ऊपर सारा फॉरेस्ट कवर था, जो प्लांटेशन हुई हुई थी, उसको कटने की वजह से यहाँ पे अब टेम्परेचर जो है 45 तक चला जाता है। इफ़ यू टॉक विद एनीबॉडी तो वो आपको बताएंगे कि पहले ऐसा नहीं था। पहले इट्स मोर लाइक हर शाम को यहाँ पे बारिश हो जाती थी। जिस दिन 37 डिग्री होता रहा उस दिन बारिश होती थी। दैट इज द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड ना, कि उससे फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बट फ़ायदा होने के साथ हमें उसकी भी जो केयर है, इंक्यूबेशन है, वो करनी ज़्यादा ज़रूरी है ऑन वेरी इनिशियल स्टेजेस। इट्स नॉट लाइक कि आप पौधा लगा के छोड़ दें, बट उसकी केयर
और उसको ग्रोथ के अंदर शुरू में टाइम देना पड़ेगा और उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। सो यस, इट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। लेट नहीं हो गए जो चेंजेस क्लाइमेट की हमने फेस की, फील की, उनको रोकने, अडेप्ट करने के बजाय उनको एक्सेलरेट किया, कैटलिस्ट लगाए गए बाकायदा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब से कार्बन डाइऑक्साइड के जो एमिशन है उसको रोकने के लिए एग्रीमेंट ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब इमरजेंसी में, रिस्पांस में जितना अरसा लगा तबाही में, क्या इससे रिकवरी कम अरसे में मुमकिन है या हमें उतना ही इंतज़ार करना पड़ेगा रिकवर करने के लिए? इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर मी। असल में कह लें कि पिछले 30 साल में जितनी एमिशंस हमने की हैं, हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इतनी एमिशंस नहीं की। आप ये समझे कि पिछले 30 साल में 48% कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट हुई है वो इस 30 साल में हुई है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ 150 ईयर्स। सो 150 साल में एक एमिशंस होना और एक 30 साल में होना, तो इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। सो आई एग्री विद यू कि अब वो शायद हम लिमिट से क्रॉस हो चुके हैं। इसे हम कहते हैं टिपिंग पॉइंट्स। जब एक बार टिपिंग पॉइंट, और वी आर वेरी क्लोज टू दैट। एक स्वीडन के अंदर रिसर्च हुई है जिसमें उन्होंने देखा है कि अर्थ सिस्टम के तकरीबन 9 बाउंड्रीज उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं, जिसमें से तकरीबन 6 जो हैं वो बाहर जा चुकी हैं। So 6 out of 9 boundaries are out of the safe working limit of planetary Earth system. तो it's very difficult कि हम वापस जाएं। If हम NDCs को फॉलो करते हैं, अपने नेशनल टारगेट्स को मीट करते हैं, ग्लोबली हर मुल्क अपना मीट करता है, तो तब भी हम अपने उस ट्रैक पे नहीं है कि जहाँ पे हम 1.5 से टेम्परेचर को नीचे 2100 में कंट्रोल कर सकें। सही। अभी हम उस ट्रेजेक्टरी में जहाँ पे ग्लोबल साइंटिस्ट मेरी तरह ये बिलीव करते हैं कि मैक्सिमम जो बेस्ट हम केस ले सकते हैं वो 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड का। इट्स नॉट इवन 1.5। सो जब 2.5 की हम बात करते हैं, जो एम्प्लीफिकेशंस हैं, जो उसकी जो डिज़ास्टर्स हैं, जैसे EMDAD ने रिसेंटली रिपोर्ट किया है कि 2023 के अंदर हमने तकरीबन 399 डिज़ास्टर्स फेस किए हैं। विद 399 डिज़ास्टर्स आपकी जो ग्लोबल जो लॉस एंड डैमेज का बिल है वो $236 बिलियन, जिसमें से 15 बिलियन और 30 बिलियन पाकिस्तान का था। सो ओवरऑल द ग्लोब इट्स हैपनिंग। एंड अगर ओवरशूट के अंदर हम जाते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम अगले 5 साल में चले जाएंगे, तो इसे वापस आने में हमें तकरीबन 30 से 40 साल लगेंगे। उसके बाद हम वापस आएंगे और देन वी कैन मूव टुवर्ड्स टू द, तो हमारी नस्लों का मसला बना। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कार्बन एमिशंस तो बढ़ती ही जाएंगी। हाँ। सो तलहा व्हाट शुड बी डन? हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए प्लास्टिक भी बैन किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि अब तो क्लाइमेट फ्रेंडली हमारे इवन हमारी बुक्स, नोटबुक्स वगैरह हर चीज़ क्लाइमेट फ्रेंडली आ रही है। ट्री प्लांटेशन भी चल रही है, सब चीज़ें चल रही हैं। व्हाट शुड बी डन? अब हम क्या कर सकते हैं अपने ही सिर्फ एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए? जस्ट वांटेड टू कोट सम वेरी न्यू इन्फॉर्मेशन के जो कल गार्डियन ने कोट की है कि पिछले 2023 के अंदर 5 मुल्क ऐसे हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस के लाइसेंस इशू किए हैं, ड्रिलिंग लाइसेंस, कि आप ऑयल एंड गैस निकालें, जो कि प्राइम सस्पेक्ट है इस क्लाइमेट चेंज का। और उसमें सबसे सर फहरिस्त है US है, दूसरे पे है UK, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। These are the 5 biggest contributors to the climate change. हम पेट्रो स्टेट कहते हैं, सऊदीया को कह देते हैं, दुबई को कह देते हैं, बाकियों को कह देते हैं, रशिया को भी कहते हैं, बट अगेन इट्स दैट काउंटर पार्ट के जो इसको ऐड कर रहे हैं। सेकेंडली आपने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 चीज़ें जो हमें करनी है, वो ये कि जितने ज़्यादा किसी के पास वेल्थ है, जितनी ज़्यादा किसी के पास दौलत है, उस पर उतना वेल्थ टैक्स लगाए। इट्स नॉट लाइक कि आपका सैलरी क्लास टैक्स दे जिससे आप उसके ऊपर जाए, जिससे आप रेजिलियंस डेवलप कर सकते हैं, उन लोगों को उन टाइम पे पैसा दे सकते हैं जिनको ज़रूरत है, जो डिज़ास्टर के अंदर आते हैं। सेकेंडली ऑयल एंड गैस की एक्सट्रैक्शंस बंद करें। अगर लेट्स से अगर वो 1000 बैरल निकाल रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग 1000 बैरल निकाल रहे हैं आज, तो उन्हें कहें कि आप 900 पे जाएं, 800 पे जाएं, कम करें। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को इनपुट करें। जब आप अपनी एक्सट्रैक्शन है वो कम करेंगे, सही। जब तक वो कम नहीं होगी तब तक आई थिंक वी डोंट हैव एनी आंसर्स टू दिस। एंड हमारा जो मेन जो कंट्रीब्यूटर है वो ये 5 बड़े इकोनॉमीज है जो कि अपने आप को सो कॉल्ड ग्रीन फ्रेंडली। पेरिस एग्रीमेंट में भी जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस थी वो भी कुछ ऐसे ममालिक की जानिब से थी जो कि अग्री नहीं कर रहे थे या रेडी नहीं हो रहे थे। बहरहाल तलहा, अब सिर्फ अगर हम शजरकारी की बात कर लें या कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, तो इसके अलावा आप देख रहे हैं कि कचरा कितना ज़रा है जो जा रहा है, फिर जहरीला आलूदा पानी है, फसलें, हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना, चीज़ों को रैपिडली करने की कोशिश करना, फ़ौरन से पहले रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ग्रीन हाउसेज हैं, ये कितना इफेक्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर भी तो पाबंदी होनी चाहिए। पिछले 100 साल से हमने अपने एग्रीकल्चर को बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बिल्कुल चेंज कर दिया। सो वट एवर वी ईट टुडे
इज़ नॉट वट वी यूज टू ईट बैक इन 200 ईयर्स अगो। हमने ऑलरेडी इसको ऑल्टर कर दिया हुआ है, अब इससे ज़्यादा हम आगे लेके जा रहे हैं। अब हम ड्राउट रेजिलियंस, टेम्परेचर रेजिलियंस और इन चीज़ों को ऐड कर रहे हैं इन क्रॉप्स के अंदर, ताकि जो आने वाला वक्त है उसमें हमें न्यूट्रिएंट कंटेंट मिल सके। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है क्रॉप से वो इंतहाई कम है, इट्स द लीस्ट इन द वर्ल्ड, जिसकी वजह से हमारा माल, हमें स्टंट ग्रोथ का, हमें बाकी चीज़ों का मसला बनता है। यू मेंशन प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक जीडीपी के अंदर 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो हाउ यू कैन थिंक अबाउट इट टू रिड्यूस इट, क्योंकि वो एक एग्रीकल्चर आप कहते हैं कि ग्रीन सोसाइटी है बिकॉज इट कंट्रीब्यूट, हमारा जीडीपी है, ये वर्ल्ड हमारा जीडीपी, पाकिस्तान का जीडीपी 15% वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो दैट मच ऑफ ह्यूमंगस साइज, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपको पहले इन लोगों को किसी और जगह पे इस्तेमाल में लाना होगा ताकि आप इनको रिप्लेस कर सको। दीज आर द स्टेप्स विच यू इंडिविजुअली कैन डू, बट जो आपकी जो कॉर्पोरेट सोसाइटी है, जो आपके बिजनेसमैन हैं, लाइक सीमेंट इंडस्ट्री है, उस सीमेंट इंडस्ट्री का जो एक दिन का एमिशन है आपके शायद पूरे साल का ना हो। तो हमें इस तरह कैप एंड ट्रेड मॉडल के ऊपर आना पड़ेगा कि लेट्स से अगर कोई इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एमिशंस कर रही है तो उसके ऊपर कैप लगा के, और जो उसके एमिशंस एक्स्ट्रा होंगी उसको ट्रेड किया जाए, उनसे जो फाइनेंस जनरेट हो उसको हम अप्लाई करें इन रेमेडीज़ के ऊपर कि प्लास्टिक अगर लेट्स से हमने कम करना है तो किस तरह कम हो सकता है, या हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने हैं तो उसकी जो फाइनेंसिंग है वो कहाँ से है, वो इन चैनल से होके है, तो दैट वुड बी पॉसिबल। सही सही। सो तलहा, एट द एंड करंट सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, बिकॉज इन द नेक्स्ट 5 to 10 years हम अपना जो 1.5 का थ्रेशोल्ड लिमिट है वो उसे क्रॉस करेंगे। वट एवर यू आर सीइंग आउटसाइड टुडे is going to be very normal in the next 10 to 15 years. So हमें बारिशें मिलेंगी इन मानसून के। अभी आप अगर देखें वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन एक इदारा है जो कि ये डिफाइन करता है कि अगर लेट्स से ये बारिश हो रही है तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, ये नेचुरल प्रोसेस था। सो अप्रैल के अंदर जो आपको बारिशें मिली हैं, जनवरी फरवरी के बाद अप्रैल में इकट्ठी मिली हैं, दैट ब्रेक एक्चुअली रिकॉर्ड ऑफ 30 years, और वो क्लाइमेट चेंज के बगैर नहीं आ सकती थी। So these are the studies which we need more and more to identify, to build our case into global perspective, कि हम वहाँ पे जाके बात कर सके कि अच्छा हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और डिमांड बेस में क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं जो हमें करने वाली हैं। बहुत शुक्रिया तलहा फॉर योर टाइम। हमारे साथ प्रोग्राम में तलहा तुफैल भट्टी मौजूद थे जो मेंटलिस्ट हैं और कह रहे थे कि प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर जो है हमने खुद बनाने है। जो हम हर वक्त कार्बन इमिशंस जो कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि कमरे से बाहर चले जाते हैं तो एसी भी हमारा लगा होता है, लाइट्स भी ऑन होती हैं, इसके साथ साथ हम जिस तरह लिटरिंग कर रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं, ये छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर हैं, हम इख्तियार करेंगे तो हमारा ही फ्यूचर संवरेगा। बिल्कुल सही। और चूँकि हम आसानी ढूंढते हैं तो अपनी आसानी के लिए, वक्ती आसानी के लिए हम बहुत सारे लोगों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया और आने वाली नस्लों को भी मुश्किल में डाल रहे हैं। बहरहाल जी, एहतियात कीजिए और ख्याल रखिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपनी मेज़बान महानूर कुरैशी और इज़वान अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी सुबह पाकिस्तान में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।